जो आज का हमारा मतलब क्लास है वो रहेगा कंडक्ट रूल से। कंडक्ट रूल से जो आप पढ़ते हैं वो पहला पहला इसको नाम बोलते हैं सीसीएस कंडक्ट रूल। ठीक है, सीसीएस। और देखिए किन्हीं का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिएगा। सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, 1964 का ये रूल है। एक तो ईयर आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ देगा कंडक्ट रूल कौन सा आपके लिए अप्लीकेबल है, और ईयर डाल के दे देगा सीसीएस कंडक्ट रूल 1963, 64, 65, 66। अब 4 साल में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार पूछा हुआ है इस तरह का सवाल, तो आपको याद रखना है कि कब से इफेक्टिव है, इसका कोई स्पेसिफिक डेट रूल में मेंशन नहीं करता है। लेकिन एक बहुत पहले गवर्नमेंट में बनाया गया था संथानम कमेटी। संथानम कमेटी के ही रिकमेंडेशन पे, उन्हीं का रिकमेंडेशन आया कि भाई कुछ तो हमारे लिए निगेटिव लिस्ट होना चाहिए कि ये काम आप नहीं करेंगे या ये काम आप कर सकते हैं। इस तरह की एक लिस्ट होना चाहिए। अदरवाइज आप जरा सोच के देखिए, आप गवर्नमेंट में हैं, आपसे कोई काम के लिए कोई आम पब्लिक आए या गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आए, आपके पास कौन आ सकते हैं काम के लिए? या तो आम पब्लिक, या नहीं तो कोई दूसरे डिपार्टमेंट के लोग। अगर आपका आम पब्लिक से कनेक्शन नहीं है तो आपके फंक्शन में वर्क। अब आपसे कोई बोले ये काम अर्जेंट है कर दीजिए, हम बोलेंगे जाओ जी नहीं करेंगे, क्या कर लोगे, 2 महीने बाद आओ, 3 महीने बाद आओ। ये कोई आपके बिहेव को, आप कौन सा चीज नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए। संथानम कमेटी ने यही कहा कि आप बनाइए। उन्हीं के रिकमेंडेशन पे सीसीएस कंडक्ट रूल, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 लाया गया। देखिए ये रूल जो है इसका हम लोग अभी एक चार्ट पढ़ेंगे। आखिर इसमें क्या पढ़ने हैं, टोटल इसमें 25 रूल्स आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। अच्छा, 25 रूल्स तो बहुत आसान है, ऐसा लगता है 25 बातें। हम लोग 25 बातों को एकदम इजीली कहानी के रूप में समझ लेंगे। इससे 8-10 क्वेश्चन आए, कोई गलत नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल है, इन सब टॉपिक से कभी गलत होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। 25 रूल्स में आखिर क्या क्या पढ़ने हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमें पढ़ने होते हैं कि भाई ये 25 रूल्स में आखिर है क्या। देखिए एक ब्रीफ हम देख रहे हैं। ब्रीफ 25 रूल्स के बारे में पहले आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। सबसे पहला तो रूल जो रहता है, क्या नाम होगा और किस पे अप्लीकेबल होगा। अप्लीकेबिलिटी मेनली इसमें पढ़ना रहता है, आखिर इस रूल को हम लगाएंगे किस। सेकेंड देखिएगा, जब आप इसमें कुछ डिफिनीशन रहेंगे, जहां पे हमारे लिए जो महत्वपूर्ण डिफिनीशन होगा वो होगा फैमिली का डिफिनीशन। फैमिली मीन्स क्या। कंडक्ट रूल जो भी बताएंगे याद रखिएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट एज वेल एज उनके फैमिली पे भी अप्लीकेबल रहता है। ऐसा नहीं कि खुद ना करके फैमिली मेंबर से करवा दें। तो देखिए ये आपका फर्स्ट नंबर, ये आपका सेकेंड नंबर रूल है। अच्छा एक बात, क्वेश्चन ना इसमें रूल नंबर वाइज नहीं पूछता है, लेकिन जैसे रूल नंबर 3 है तो 3 में एक बार पूछ दिया था, 36 में क्या है, 315 में क्या है, 316 में क्या है। इस तरह से कभी कभी आ जाएगा कि इस रूल नंबर में क्या है। तो आपको क्या करना है पता है, आपको पढ़ने जो है, आपका क्लास नोट बनेगा, बगल में रूल नंबर भी लिखते चलिए, स्पेशल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा लिखते जाएंगे और आप इजिली मतलब इसको कर सकते हैं, क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर में जो बातें की गई है ना, ये जनरल है, कहने को जनरल है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये बड़ा रूल भी है। थोड़ा सा आज 3 नंबर देखेंगे, इसको समझना, छोटी छोटी कहानियां ही है। जब रूल नंबर 4 में आप जाएंगे, वहां पे जो आपको पढ़ने के लिए, अब जैसे आप गवर्नमेंट में हैं तो आप अपने नियर रिलेटिव को नौकरी लगवा देते हैं। गवर्नमेंट से कई डिपार्टमेंट का डीलिंग होते रहता है, उसमें बोल करके, तो ये मना किया गया है। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव के बारे में बात किया गया है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स, इस रूल नंबर 4 के बारे में देखिए, मैं इसको ना थोड़ा सा रेड कर देता हूँ। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, 4 में जो मैंने कहा ये फैमिली का डिफिनीशन है, ये जो फैमिली 4 में बदलेगा। तो जो मैं फैमिली का डिफिनीशन पढ़ाऊंगा
वो रूल नंबर 4 को छोड़ करके, मैं वहां बताऊंगा, रूल नंबर 4 को छोड़ करके आपको ध्यान में रखने हैं। बात बकाए फिर अदर रूल पे लगाएंगे, 4 में भी स्पेसिफिक हम डिवीजन कर लेंगे कि इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए रूल नंबर 5 में क्या पढ़ने के लिए रहेगा, पॉलिटिक्स। राजनीति की चर्चा हम लोग आपस में करते रहते हैं, क्या हम राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक चीजों में भाग ले सकते हैं, रैली में जा सकते हैं, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स। तो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, क्या आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। कितना अच्छा चीज है कि आप राजनीतिक बहसें तो करते हैं, ऑफिस में भी कई लोग करते रहते हैं, ये पार्टी ये जीतेगी, ऐसे जीतेगी, जब चुनाव जहां पे होता है। लेकिन क्या आप रैली में जा सकते हैं, किसी पॉलिटिकल मीटिंग में जा सकते हैं, ये सब आपको यहीं पे पता चलेगा। देखिए 6ठा नंबर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन। क्या आप आरएसएस ज्वाइन कर सकते हैं? कई लोगों को पूछेगा तो बोलेंगे बीजेपी की सरकार है, कर सकते हैं, लेकिन आप कंडक्ट रूल से गवर्न हैं। याद रखिए, आपके लिए गवर्नमेंट सर्विस में जब आप हैं तो आपके लिए सर्वोसर्वा कंडक्ट रूल है, कंडक्ट रूल सबसे ऊपर रहेगा, तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे। कौन सा एसोसिएशन ज्वाइन कर सकते हैं, कौन सा नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन भी बन के आता है इससे। जब आप 7 नंबर रूल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका अधिकार डिमोन्स्ट्रेशन करने का है। कोई चीज अगर आपको डिमांड है तो आप डिमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, एंड स्ट्राइक कर सकते हैं। क्या देखिए, स्ट्राइक करना अलाउ नहीं रहेगा, स्ट्राइक में दूसरों के अधिकार को हम छीन लेते हैं। डिमोन्स्ट्रेशन शांतिपूर्ण पीसफुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कौन कौन सा डिमोन्स्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हैं, किस किस चीजों के लिए। उसके बाद क्या आप सरकार में, आपको सरकार की बहुत सारी चीजें पता होती है, इंटरनल इंफॉर्मेशन पता होता है, सरकार में ऑनगोइंग क्या है। मान लीजिए सरकार में ऑनगोइंग कोई रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है किसी सर्विस का, या सरकार कोई नया पेंशन स्कीम बना रही है, या मान लीजिए सरकार में कुछ बजट बन रहा है, इस तरह की चीजें आप लोगों के हाथों में होती है। क्या आप पहले ही, मीडिया वाले तो ढूंढते रहते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं क्या, मीडिया वाले को बता सकते हैं? तो इसके लिए जो आपको पढ़ना है 8 नंबर में पढ़ना है कनेक्शन विथ प्रेस। अब प्रेस के साथ कैसे जुड़ेंगे ये आपको पढ़ना है। चलिए हम 9 नंबर से थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, यहाँ खींच लेंगे। 9 नंबर में, रूल नंबर 9 में हमें क्या पढ़ना होगा, क्या आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्या, गवर्नमेंट की पॉलिसी को, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए सब आसान बातें हैं ना, कि भाई सरकार में बैठे हैं, सरकार आपको सैलरी दे रही है और सरकार की ही आलोचनाएं कर सकते हैं। देखिए कुछ बोनाफाइड आलोचनाएं बिना ऑफिस बियरर आप कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपके पास कंडक्ट रूल में राइट नहीं है कि आप सरकार की आलोचना, उसकी किसी पॉलिसी की आलोचना करेंगे। आप खुद उसमें बनाने वाले, उसके पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे। देखिए 10 नंबर में है, कई बार आपके पास ऑडिट आ जाते हैं, कई बार आपके पास इंक्वायरी कमेटी आ जाते हैं, तो क्या सरकारी चीजें निकाल करके आप उनके सामने रख देंगे सारा इंफॉर्मेशन, एविडेंस बिफोर कमेटी। कोई भी कमेटी आ गई आपके पास, किसके पास दे रहे हैं, किसके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनेगा। देखिए कितना आसान आसान चीजें हैं। 11 नंबर में जब आप पढ़ेंगे तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन किसको बताना है, कोई भी मांग दे तो नहीं बताना है। इसके लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। जो सरकारी ऑफिशियल जो आप काम करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को कहाँ कम्युनिकेट करना है, कहाँ कम्युनिकेट नहीं करना है। जैसे आरटीआई एक्ट में जो परमिसिबल दिया गया है वो देना है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन नहीं देने की जरूरत है वो नहीं देना। आपको एक बात ध्यान रखना है, ऑफिस में कई तरह के लोग, जैसे आप सेपरेट चीजें डील कर रहे हैं, अब आपसे आपके दोस्त भी पूछेंगे उस केस में क्या हो रहा है, ऐसे केसेस में क्या कर नहीं बोलने हैं आपको। गुड फेथ में, नेक नियत से आप कम्युनिकेशन करते हैं, रिपोर्ट भेजते हैं एक दूसरे डिपार्टमेंट में या सेक्शंस में, डिविजन्स में आप कम्युनिकेट करते रहते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन
अदरवाइज जो चीजें आप कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे, जो चीजें उसके अलावा नहीं कर सकते उस पर भी चर्चा करेंगे। 12 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन। पैसे वसूली कर सकते हैं कि नहीं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कि नहीं। और इसके अलावा हम देखेंगे 13 भी काफी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आता ही आता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कितने तक का गिफ्ट ले सकता है, क्या ले सकता है गिफ्ट। और 13 में ही एक 13A आ जाएगा, गिफ्ट लेते लेते लोग दहेज भी लेने लगे, डाउरी। हम देखेंगे क्या डाउरी ले सकते हैं। देखिए डाउरी लेने में, डाउरी होता है हमेशा इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, मतलब उस पैसे को नहीं लें तो मैरिज रुक जाएगा, उसको डाउरी कहते हैं। डाउरी का इसका स्पेसिफिक एक्ट बना हुआ है, उसमें इसे डिफाइन किया गया है। तो देखिए 13 काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब आप चलेंगे 13 से आगे बढ़ेंगे, 14 में आप चलेंगे, तो कई बार क्या होता है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी को बेनिफिट दें, वो उनके सम्मान में काफी डिमोस्ट्रेशन करते हैं, ऑनर करते हैं, उनको सम्मानित करते रहते हैं, जिनको गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट एनजीओ जुड़े हुए हैं, पब्लिक जुड़े हुए हैं, कई बॉडी जुड़े हुए हैं जिनसे गवर्नमेंट की डीलिंग होते रहती है। तो इस पे भी गवर्नमेंट का ध्यान है कि पब्लिक डिमोस्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है क्या, होगा तो कैसे होगा। पब्लिक डिमोस्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑनर में ऐसा हम कर सकते हैं। 15 देखिएगा, क्या सरकारी नौकरी में रहते हुए आप कोई प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम कुछ नया आपने प्राइवेट पकड़ लिया है, उसके बारे में कि भाई आपका कोई प्राइवेट ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। देखिए इसमें कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं और कुछ चीजें अलाउ भी हैं। मेनली इसका पर्पस है कि आपकी ऑफिशियल ड्यूटी प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना दुकान खोल लेंगे कोई ऑफिस के बाहर, तो आप ऑफिस के काम पे ध्यान न देके हमेशा ध्यान देंगे आपके दुकान में कितने की बिक्री हुई, कौन कस्टमर आए कौन नहीं आए, ऑफिस वाले लोग भी हमारे दुकान से ही सामान खरीदें, इस तरह का। और इसी देखिए लोग ट्रेड करते करते इतने होशियार हो गए, ऐसे कई केसेस आपको मिलेंगे। 15A लाना पड़ा, जो है गवर्नमेंट क्वार्टर लोग अपने नाम पे अलॉट कर लेते हैं। गवर्नमेंट क्वार्टर अच्छी जगहों पे मिल जाते हैं, गोल मार्केट ऐसे जगहों पे, फिर आप क्या करते हैं, उसको रहते खुद दूर है, उसको सबलेट कर देते हैं, दोबारा किसी को भाड़ा पे लगा देते हैं। तो सबलेटिंग जो है वो सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन, वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन। एक बात याद रखने हैं, ऐसे कोई भी जब भी बोला जाए खाली करने के लिए या रिटायर हो गए, तो नॉर्म बने हुए हैं जीपीआरए रूल्स में। हम लोग जीपीआरए रूल्स भी पढ़ेंगे, 2017 का है, वहां देखेंगे कि कब कब वैकेट करने की जरूरत पड़ती है आपको मकान। जब आप रिटायर हुए तो इतने समय में करें, ट्रांसफर हो गए तो इतने समय में करें। अब गवर्नमेंट क्वार्टर लेके बैठे नहीं रहेंगे, आप उसे क्या करेंगे, समय के साथ खाली करेंगे और सबलेटिंग नहीं करेंगे। सबलेटिंग बहुत खतरनाक चीजें हैं। आइए जरा 15 के बाद देखते हैं 16 में क्या है। हमें 25 तक जाने हैं, 25 तक में सब महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ चीजें बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो 16 नंबर रूल के बारे में बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट, बोरोविंग, आप पैसे लगाते रहते हैं कहीं किसी को देते रहते हैं, एंड लैंडिंग, इसके लिए बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि अब सूद वाला काम शुरू कर दें, पैसे को इस तरह से लेते रहें। सरकार इस पे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई से उम्मीद की जाती है कि मॉरल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ठीक है। तो मॉरल गवर्नमेंट सर्वेंट होने के लिए क्या चाहिए, मॉरल गवर्नमेंट सर्वेंट होने के लिए हमेशा आपका हर चीज मॉडल होना चाहिए। तो जो 16 की बातें हम कर रहे थे, 16 के बाद जब आप कंडक्ट रूल में आएंगे, कंडक्ट रूल्स आपका है 1964 का, याद रखने, तो उसमें से देखेंगे 17 में आपको अपने परिवार को इस हिसाब से मेंटेन करना है
या बैंकक्रप्ट ना हो जाए, इंसॉल्वेंसी ना आ जाए, एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस, एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस, ठीक है, इंडेप्टनेस। कई बार होते हैं ना लोग, कर्ज लेने के जीने की आदत होती है, वो कई बार क्या करेंगे, कर्ज लेते रहेंगे, जीते रहेंगे, सरकारी नौकरी या कर्ज मिल भी जाता है, लेकिन हैबिचुअल इंडेप्टनेस जो होता है, कर्ज लेने की आदत, वो आपको क्या करेगी, कल के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाए। तो गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा ना करें, उनके लिए इस पर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि वो बियॉन्ड कंट्रोल है। हैबिचुअल इंडेप्टनेस आपको हैबिचुअल नहीं है, बट इंडेप्टनेस या इंसॉल्वेंसी जो आ गई, वो रीजन एट्रीब्यूटेबल टू योर आउट ऑफ कंट्रोल है, जो भी रीजन है, तो ऐसे सिचुएशन में अलाउ भी होता है, अदरवाइज आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है अगर आप इस तरह से इंसॉल्वेंसी या इंडेप्टनेस में आप जाते हैं तो। 18 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग घर मकान सब खरीदते हैं, देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी 18 याद रखिएगा, नंबर भी याद रखिएगा, मूवेबल हो या इमूवेबल जो घूम नहीं सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, महत्वपूर्ण कुछ भी आप खरीदते हैं तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ यूज में करना है, कहाँ कहाँ। कार खरीदे, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, मकान खरीदे, इमूवेबल, वो घूम नहीं सकता है, इसके लिए आपको क्या क्या करने हैं, इसको ध्यान में रखना है। और इसी 18 में आजकल चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉरेन में भी खरीदने लगे मकान, दुकान, निवेश, इन्वेस्टमेंट, इस तरह का 18A में बात किया गया कि भाई आउटसाइड इंडिया अगर आप करते हैं तो उसमें आपका रिस्ट्रिक्शन रहेगा, परमिशन लेके करिए, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। और कहाँ, आउटसाइड इंडिया, बाहर से, भारत से बाहर, आउटसाइड इंडिया हो या कहिए विथ फॉरनर हो, किसी फॉरनर को कुछ बेच भी रहे हैं आप अपने यहाँ, तो इसके बारे में बात किया गया है। तो है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्पोजल हो या एक्विजिशन हो, कुछ भी खरीद रहे हैं तो एक्विजिशन हो, इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि फॉरनर के साथ हो या आउटसाइड इंडिया हो, दोनों जगहों में कहीं भी आप कर रहे हैं इस तरह का, तो आपको ध्यान रखना होगा, परमिशन लेना होगा, हम बात करेंगे उस पर सारा। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर जो है वो है, कई बार आप पब्लिक वेलफेयर करना चाहते हैं लेकिन होते होते उल्टा हो जाता है, जैसे आपने डिसीजन लिया एक डैम बनने हैं तो यहाँ से एक विलेज को डिस्प्लेस करना है, अब लोगों को तो फायदा होगा, पब्लिक इंटरेस्ट है, लेकिन वहां से एक गांव, एक विलेज डिस्प्लेस होना है, हटना है, विस्थापित होना है, तो ऐसे वो लोग जो जिनको उस गांव से हटना पड़ेगा वो आपके ऊपर कई तरह के आरोप लगा सकते हैं, तो आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, विंडिकेशन ऑफ एक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल पर्सन या आम पब्लिक कभी आरोप लगाती है तो आप एकदम प्रेस में आ जाएंगे, बैठ के एकदम बताना शुरू कर देंगे कि नहीं जी हम तो ये, इस सब के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी, फिर परमिशन ही आप करेंगे या कोर्ट में चले जाएंगे, ऐसा सरकारी पैसे से नहीं करेंगे। अब देखिए 20 नंबर जो है, 2020 हमेशा अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। 20 नंबर में क्या है, आप लोग कभी कभी इंटरनेट पे, वेबसाइट पे देखते होंगे, कई लोग मकान अलॉटमेंट के लिए बाहर से इन्फ्लुएंस करवा देते हैं, या ऑफिस में अगर आप बॉस हैं किसी के, आप अपने नीचे वाले को डांटे तो बाहर से धमकी दिलवा देते हैं, ये जो है ना, ऑफिशियल मैटर में आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं लाना है, इसी के रिस्ट्रिक्शंस के लिए कहा गया कैनवासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और आप कह सकते हैं आउटसाइड इन्फ्लुएंस, ऐसा आप नहीं करेंगे कि आज बॉस ने डांटा, कल आपने उसको बाहर से फोन करवा दिया, देखो जी हम कौन हैं, ऐसा करना मना है, कंडक्ट रूल के एगेंस्ट है। अच्छा 20 के बाद जो आता है 21, वो रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज है,
रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट सर्वेंट सरकारी नौकरी मिल गई अब 4-5 शादियां करते रहेंगे, सरकार ऐसे नहीं कर सकती है। 22 सब सिंपल सिंपल है, इसीलिए मैं सबको एक बार आपके सामने रख रहा हूँ। देखेंगे आज हम 10-12 बातें इजिली आज की क्लास में करेंगे। देखिए कई बार गवर्नमेंट सर्वेंट क्या होते हैं, लिकर वाइन कंज्यूम करते हैं जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होता है। तो इसके बारे में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट पी के कहीं पड़े हुए रहें, तो उनके लिए कहा गया है कि भाई कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, जो आपको नशे में ला देता है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हो या आप उसको पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पीने में मनाही की गई है, लेकिन ऐसा ना हो कि पब्लिक में संदेश जाए। और कई बार 22 में ही एक नया जोड़ना पड़ा 22A, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आया है 22A। आप देखेंगे जो 14 साल से छोटे बच्चे होते हैं उसके एम्प्लॉयमेंट आप अपने घर में घरेलू नौकर के रूप में नहीं रखिए, यही बात कही गई है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अब कितने एज का हो, बिलो 14। देखिए मैंने बिलो 14 ईयर लिखा है, मतलब 14 साल का अगर है या उससे बड़ा है तो आप कर सकते हैं। बिलो 14 याद रखने हैं, क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है 14 साल का है तो क्या रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, तो आपको बिलो 14 याद रखने हैं। 22A पढ़ने के बाद जब आप आएंगे अदर रूल्स पढ़ने के लिए तो देखेंगे बड़ा सिंपल सिंपल से, अब तो कुछ ज्यादा है नहीं, मैं 23 हो या 24 हो या 25 हो, इसमें तीनों में कुछ ज्यादा है नहीं। ये रिपील की बात करता है 25, पहले पुराने रूल के जो थे कुछ चले आ रहे थे, ऐसा नहीं था विदाउट रूल थे। 1964 से पहले भी कुछ अंग्रेज जमाने से बने हुए रूल कंपाइलेशंस थे, उससे चल रहे थे। इसमें कुछ डिलीगेशन ऑफ पावर की बात करता है, कौन क्या कर सकते हैं क्या, और यहाँ पे कुछ इंटरप्रिटेशन की अगर जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, इसके बारे में बात किया गया है। इंटरप्रिटेशन ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, इसके लिए तो बस सिर्फ हमने लिस्ट बनाया तो उसे हम डाल दिए। अब देखिए जब आप चलेंगे कि भाई 25 रूल ये थे, अब हम कहानियां शुरू करते हैं। ये 25 को आपको कैसे समझना है, तो सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये रूल एप्लीकेबल किस पे है, आप पे है या नहीं है। तो चलिए हम लोग सीपीएस कंडक्ट, ये तो अगला पढ़े, कंडक्ट रूल्स 1964 में देखिए सबसे पहला जो एप्लीकेबिलिटी है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा इस चार्ट को ध्यान रखिएगा, कभी आपको रूल नंबर पूछेगा तो आप कर सकते हैं, बनाने का पर्पस ये भी है। एप्लीकेबल किस पे है, तो जैसे देखिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल पोस्ट होल्डर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पोस्ट होल्डर, सिंपल सी शब्दों में कहें सिविल पोस्ट डिफेंस में भी होता है, ठीक है। डिफेंस में एक डिफेंस का पोस्ट है, जैसे जो उनके आर्म फोर्सेस ये वो हैं, लेकिन एक सिविलियन भी है, तो मैं इसमें लिख देता हूं इंक्लूडिंग, कह सकते हैं इंक्लूडिंग सिविलियन इन डिफेंस, सिविलियन इन डिफेंस। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सारे रूल्स जो भी सिविलियन इन डिफेंस हैं उन पे लागू होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पोस्ट होल्डर होते हैं। लेकिन एप्लीकेबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या होते हैं कि जिन पे ये रूल लागू नहीं होगा उनके लिए स्पेसिफिक अलग से रूल होगा। जैसे देखिए आपको पता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले जितने हैं उनका अपना होता है, जितने फॉरेन एफएस वाले हैं उनका अपना होता है, फॉरेस्ट सर्विस
मैं छोटा सा नीचे लगा दिया IFOS, मतलब फॉरेस्ट जंगल सेवा वाला। इतने पुलिस सर्विसेज के हैं, IPS, इन सबका कंडक्ट रूल अपना होता है। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ ड्यूटीज वैरी करता है। फॉरेस्ट सर्विस वाले हों या पुलिस सर्विस के ऑफिसर हों या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये तीनों ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर कहलाते हैं। इनको याद रखिएगा कैसे कहलाते हैं। एक बार बहुत पहले पूछा था, ऑल इंडिया सर्विस में कौन कौन सा सर्विस आता है। ऑल इंडिया सर्विस, इसमें है IAS, IPS और IFOS मतलब फॉरेस्ट सर्विस, जंगल सेवा। ये एफओ का मतलब फॉरेस्ट है, याद रखिए। चलिए दूसरा, जैसे रेलवे, रेलवे एक ट्रैफिक है, आप देखेंगे उनका सिचुएशन अलग है। रेलवे में कंडक्टर रूल एक नहीं हो सकता। उनका गाड़ी का ड्राइवर हो या गार्ड हो या उनके जो मेंटेनेंस में इन्वॉल्व पर्सन हो, उनकी ड्यूटी अलग होती है, तो आप इस तरह का नहीं रख सकते। तो रेलवे वाले भी एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। उसके बाद कोई भी, जैसे देखिए अभी एक पे कमीशन बनेगा, जो सिविल पोस्ट होल्डर है उनपे मैंने कहा ना, सिविल पोस्ट होल्डर, लेकिन पे कमीशन बनेगा। तो जैसे पे कमीशन बनेगा, उसमें कोई चेयरमैन बनेंगे, अभी नहीं आया है नाम आप लोग, कोई मेंबर बनेंगे। ये कोई सिविल पोस्ट होल्डर नहीं होंगे, ये कोई रिटायर्ड जजेज हो, कुछ भी हो, इनको बना दिया जाता है। इनको असिस्ट करने वाले सेक्रेटारिएट के जो लोग होंगे वो सिविल पोस्ट होल्डर होंगे, तो उनपे तो कंडक्ट रूल लागू होगा। लेकिन जो चेयरमैन, मेंबर, ये सब हैं, इनके ऑफ कमेटी, कोई कमेटी बनी है, और ये क्या है, इनका खासियत ये है कि इनका जो अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट कैसे है, विदाउट रेफरेंस टू पोस्ट, विदाउट रेफरेंस टू पोस्ट, कोई सिविल पोस्ट के रेफरेंस में नहीं है इनके लिए। जैसे आपका अपॉइंटमेंट कैसे है, पोस्ट क्रिएटेड है तब है। आप मान लीजिए ASO हैं, SO हैं, कुछ भी हैं, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, कुछ भी, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, वो पोस्ट क्रिएटेड है, उस पोस्ट के आप होल्डर हैं। लेकिन जो ये चेयरमैन, मेंबर, ये सब बनेंगे, ये सब किसी सिविल पोस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इनके ऊपर कंडक्ट रूल लागू नहीं होगा। एक्सटर्नल अफेयर्स में एक होते हैं एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स में लोकली रिक्रूटेड होते हैं, कुछ उनके एम्प्लॉय एम्बेसी में बाहर होते हैं, उनपे भी लागू नहीं होता है। साथ साथ जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट, ये किसके होंगे, तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, इनकी जरूरत है। देखेंगे आप, उनके रूल भी अलग अलग होते हैं, इस पे नहीं लग सकता है ये रूल, वो अपना रूल बना के रखते हैं। क्योंकि ना एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट जो होते हैं ना, याद रखिएगा, इनको सरकारी नौकर की तरह सैलरी फिक्स नहीं होता है, इनके वर्किंग आवर ये सब देख करके, जैसे कि आप डाकिया देखते हैं, उसको आप कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस में, तो उसके आप अपॉइंटमेंट में जब जाएंगे पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, आप देखेंगे वहां पे उनके आवर, ड्यूटी आवर के हिसाब से उनके पैसे बंधे होते हैं। तो वो सब इस तरह के लोगों पे आप ये कंडक्ट रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे लग रहा है, इसको नहीं लगा सकते। अच्छा देखिए, एक सवाल बड़ा एप्लीकेबिलिटी में रहता है कि सर, मिनिस्टर ऑफिस में आप लोग देखते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जितने होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर क्या करते हैं, जब इनकी पोस्टिंग हो, जब ये मिनिस्टर बनते हैं, इनको पावर होता है शायद मैक्सिमम 15% अपॉइंट करने, ठीक है। और जो इनके साथ काम कर रहे होते हैं, जब ये मिनिस्टर नहीं होते हैं, चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो इनके साथ कई लोग काम कर रहे होते हैं, उसी में से चुन करके ये अपने 15 लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। इनका क्या होता है, इनका जो टेन्योर होता है, याद रखिएगा, टेन्योर होगा, को टर्मिनस होता है, किसके साथ, को टर्मिनस होता है, मतलब जब तक मंत्री जी हैं तभी तक ये पोस्ट पे हैं, उनका असिस्टेंट PS ये वो लेवल 10 में देखिए अपॉइंट होंगे, और भी अलग अलग तरह के करने के लिए उनके पास उनको सैलरी मिलता है। ये क्या है, इनको, इनके ऊपर कंडक्ट रूल अप्लीकेबल होगा।
जब तक ये पोस्ट पे हैं तब तक इन पर कंडक्ट रूल लागू होगा, यस। कंडक्ट रूल अप्लीकेबल होगा, यस, इस पे अप्लीकेबल होगा। क्यों होगा पता है आपको इनके केसेस में? जबकि ये सब कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा अपॉइंटेड है, क्योंकि इनको मिल रही है, क्या मिलती है? सैलरी। जब सैलरी मिल रही है, इवन याद रखिएगा, अगर 1 रुपया भी सैलरी मिल रहा है, सैलरी ऑनररी भी सैलरी मिल रहा है, अगर इवन ₹1 भी आपको मिल रहा है सैलरी सरकार की तरफ से, तो आपके ऊपर कंडक्ट रूल लागू होगा। लेकिन अगर सैलरी नहीं मिल रहा है, कोई फी मिल रहा है, तो फी मिलने के लिए नहीं होगा। जैसे रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, ये सब मैंने कहा सिविल पोस्ट होल्डर। अब देखिए कोई अगर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, मान लीजिए, कई बार लोग पूछते हैं कि सर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट का क्या होगा, अगर वो कंसल्टेंसी कर रहे हैं तब क्या होगा? रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट जो उन पे अप्लीकेबल नहीं होगा कंडक्ट रूल। लेकिन कंसल्टेंसी कर रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं, बट वो कंसल्टेंसी फी ले रहे हैं, ठीक है, उनको सैलरी नहीं मिल रही होती है, तो उन पे कंडक्ट रूल लागू नहीं होता। हाँ, पेंशनर होते हैं, तो जो पेंशनर के लिए कंडीशन है कि उनका गुड बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, समाज में इस तरह का होना चाहिए, तो पेंशनर की कंडीशन लागू होंगे, अदरवाइज कंडक्ट रूल लागू नहीं हो। लेकिन मैंने जो कहा कि कंडक्ट रूल इन पे कैबिनेट मिनिस्टर जो अपॉइंट करते हैं, उनको 1 रुपया भी सैलरी मिल रहा होता है, इन पे लागू रहेगा, याद रखिएगा। कोर्ट टर्मिनस भले होता है इनका टेन्योर 5 साल 4 साल, जब तक मिनिस्टर है तभी तक, कभी कई बार तो बदल भी देते हैं, निकाल देते हैं, बदल देते हैं दूसरे को, ठीक है। हो सकता है उनके साथ काम करने वाले और भी अच्छे अच्छे लोग हों तो बदल बदल के देते रहते हैं, लेकिन इनके भी ऊपर कंडक्ट रूल लागू होगा क्योंकि इनको सैलरी मिल रही होती है। चलिए, जिनको भी सैलरी है वो उन पे लागू रहे। अप्लीकेबिलिटी, आई होप कि सब लोग क्लियर हैं। अब अप्लीकेबिलिटी के बाद जो हम चलते हैं वो चलते हैं किस पे? तो डिफिनीशन। देखिए, अब आपका जो कंडक्ट रूल था, आप जो कंडक्ट रूल्स पढ़ने जा रहे हैं 1964 का है, और इसी के साथ 64 सीसीए रूल जब आप पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल, तो ये 65 का आएगा। यहाँ पे जो रूल नंबर 2 था, हमने कहा था डिफिनीशन। डिफिनीशन में और सब डिफिनीशन छोटा छोटा, यूनियन गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट है, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण डिफिनीशन है, वो है फैमिली। आखिर गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली किसको माना जाएगा? ये जो फैमिली का डिफिनीशन हम बता रहे हैं, इसको आप सारे रूल के लिए रहेगा, एक्सेप्ट देखिए, मैं रूल 4 लिख रहा हूं, रूल 4 में भी ना, रूल 4 में 3 रूल हैं, तो 4(1) और 4(3) के लिए अप्लीकेबल नहीं रहेगा, ठीक है, हम वहां पे बात करेंगे। इसको छोड़ करके बाद बकाए जो भी हम कह रहे हैं उस सब पे अप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो अभी ये एक्सेप्शन ध्यान देते रहिए। रूल 4 क्या था? एम्प्लॉयमेंट में, जैसे देखिए, इसका मैं एक बेसिक बता देता हूं आपको, अभी समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है ना, आप अपने बच्चों के एम्प्लॉयमेंट की नहीं बात करके आप अपने ससुराल के रिश्तेदारों के लिए उसको नौकरी लगवा देते हैं, इसलिए इसमें फैमिली के डिफिनीशन को बड़ा किया गया है। तो देखिए, फैमिली का डिफिनीशन क्या है? फैमिली का डिफिनीशन है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आएंगे, उनके स्पाउस हों, जैसे महिला है तो उनके पुरुष स्पाउस, पुरुष है तो महिला स्पाउस, चाहे उनके साथ रह रहे हैं, रेसिडेंसी क्राइटेरिया का कोई मतलब नहीं है, रेसिडेंस है, साथ साथ है, यस या नो, कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, साथ रह रहे इरिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंसी। तो गवर्नमेंट सर्वेंट उनके स्पाउस चाहे डिपेंडेंट है, लेकिन देखिए स्पाउस में भी कई लोग क्या होते हैं जो जुडिशियली सेपरेटेड हो गए, अलग हो गए, कोर्ट से डिग्री से अलग हो गए, उन पे लागू नहीं होता, जो डाइवोर्स कर लिए उन पे लागू नहीं होता है। तो मैं स्पाउस में इधर लिख देता हूं कि अगर मान लीजिए सेपरेटेड हैं बाय कोर्ट ऑर्डर तो नॉट अप्लीकेबल, वो फैमिली में नहीं आएंगे। सेपरेटेड बाय कोर्ट ऑर्डर, अपने मन से नहीं, हम तो ये अलग रहते हैं, वो नहीं चलेगा।
सेपरेटेड बाय कोर्ट ऑर्डर हैं तो ये क्या होंगे, नॉट कवर्ड, नॉट इंक्लूडेड। मैं ऊपर लिख देता हूं नॉट इंक्लूडेड, ये फैमिली में इंक्लूड नहीं। आइए तो गवर्नमेंट सर्वेंट और उनके स्पाउस प्लस मैं एक क्राइटेरिया लगाता हूं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो भी डिपेंडेंट, जैसे इनके सन हैं, स्टेप सन हैं, डिपेंडेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट पे, डॉटर हैं, ठीक है, स्टेप डॉटर हैं, सब क्या है, डिपेंडेंट है। प्लस अगर कोई भी फैमिली का ऐसा एनी पर्सन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एनी पर्सन रिलेटेड बाय, लेकिन डिपेंडेंसी जरूरी है, रिलेटेड बाय ब्लड, ठीक है, ब्लड से जुड़े हुए हैं और मैरिज या शादी से जुड़ के आए हैं टू गवर्नमेंट सर्वेंट। जो गवर्नमेंट सर्वेंट से ब्लड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या मैरिज से जुड़े हुए हैं, उन पे भी कंडक्ट रूल लागू होगा। शर्त ये है कि वो क्या हो, गवर्नमेंट सर्वेंट पे डिपेंडेंट हो। जैसे मान लीजिए एक गवर्नमेंट सर्वेंट की शादी होती है और उसके फादर इन लॉ मदर इन लॉ नहीं रहते हैं और उनके साले जो बाय मैरिज उनसे जुड़े हैं वो उन्हीं पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, उन्हीं से पैसा लेके उनका सारा कुछ काम चल रहा होता है, पढ़ाई लिखाई जो भी चल रहे होते हैं, तो ये बाय मैरिज जुड़ा हुआ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हो जाएगा, ठीक है। वो भी कंडक्ट रूल से गवर्न होगा। मैं जितने रूल की बात करूंगा याद रखिएगा, सारे रूल्स गवर्नमेंट सर्वेंट एज वेल एज देयर फैमिली मेंबर्स सब पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने कहा कि ये रूल 4 की बात करेंगे, तो यहां हम ये रूल 4 में जो इसमें बात करेंगे, यहां हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी क्राइटेरिया को माइनस कर देंगे। क्योंकि आप पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, डिपेंडेंसी क्राइटेरिया को देखिए मैंने माइनस लगा दिया है, मतलब इसे क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं होगी। हम बोलेंगे अब कोई आदमी जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार में कोशिश कर रहा है, तो उसका साला डिपेंडेंट है कि नहीं है, फिर भी वो उसके लिए कोशिश कर सकता है, फेवर कर सकता है कि हाँ जी आप, जबकि ये फेवर करना अलाउ नहीं है, तो वहां पे हम डिपेंडेंसी क्राइटेरिया को माइनस कर देंगे, यही अंतर रहेगा। तो फैमिली का डिफिनीशन आपके हिसाब से गवर्नमेंट सर्वेंट, उसका स्पाउस, डिपेंडेंट, सन, डॉटर जो भी है, एनी पर्सन रिलेटेड बाय ब्लड हैं और बाय मैरिज हैं, सबके सब क्या होंगे, गवर्न होंगे फैमिली में, एक्सेप्ट 4(1) और 4(3) रूल नंबर के लिए। क्लियर है फैमिली के डिफिनीशन से? आइए जरा अब फैमिली समझ लिए हैं तो हम चलते हैं अब रूल नंबर 3 पे बात करते हैं। रूल नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं। आइए जरा देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? मैंने कहा था ये जनरल है, लेकिन है सब ये स्पेशल। यही रूल है जो सबको काफी ज्यादा रुलाता है। अगर आप गलती मिसकंडक्ट, इसमें आप देखेंगे ना इतने सारे चीजों को शामिल किया गया है कि इसका कहीं ना कहीं मिसकंडक्ट आपका इन्वॉल्व हो ही जाता है अगर ढूंढा जाए तो। अगर आप गलती करते हैं तब, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, बीइंग ए मॉरल सिटीजन, मॉरल गवर्नमेंट सर्वेंट, तब तो कोई बात नहीं। क्योंकि इसमें है टी का सबसे पहले 1 नंबर और इसके 2 भाग हैं, टी का 2 नंबर। इस चार्ट को बना लीजिए। इसके बाद 1 में जो बातें की गई है वो अब इसमें से रोमन 1 शुरू हो जाएगा, रोमन 2 शुरू हो जाएगा, रोमन 3 शुरू हो जाएगा, ऐसे ही रोमन 4 बढ़ते बढ़ते डॉट डॉट करके ये रोमन XXI तक गया है, मतलब 21 तक 21 बातें इसमें कही गई है। किसमें?
कायदे से देखें तो 3-1 रोमन 1, 3-1 रोमन 2, ठीक है। जो दूसरे नंबर है इसमें बहुत सिंपल सी बातें की गई है, दो चार बातें इसमें रख दिया गया है कि भाई कोई गवर्नमेंट सर्वेंट के सुपरवाइजरी ऑफिसर्स कैसे बिहेव करेंगे, क्या उनके नाम के नीचे कोई ब्राइब ले रहा है तो अलाउ होगा नहीं होगा, उनको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। इसमें चार बातें ऐसी रख दी गई है, कोई वर्बल ऑर्डर से काम करे तो क्या उसको कंफर्म करना चाहिए राइटिंग में, बाद में नहीं, सभी चार बातें कहेंगे रोमन 4। अब देखिए इसके बीच में भी पता नहीं क्या जरूरत पड़ा, अलग से रखने की जरूरत पड़ी 3 रूल्स को, जिस रूल्स को आप देखिए मतलब ए बी और सी, कायदे से ये क्या कहलाएगा 3A कहलाएगा, यही कहलाएगा ना, 3B कहलाएगा और 3C कहलाएगा। तो हम इसी चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसी चार्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पिक्चर क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, 3 का 1 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसमें सामान्य कुछ जनरल बातें कही गई है, मैं कुछ बातें करूंगा, सारी बातें नहीं करूंगा, लेकिन जो जो चीज पूछ दिया है या आगे पूछने की संभावना है उसकी बात मैं करूंगा। तो आइए जरा देखते हैं, 3A 3B 3C को हम डिलीट कर लें और रोमन 1 2 3 4 को भी हम जो 2 नंबर वाले में है उसको हम क्या करें डिलीट कर लें। आइए चला चलते हैं फर्स्ट। इसमें क्या बातें की गई है, कहा गया कि प्रत्येक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो भी बातें की गई है ये फर्स्ट याद रखिएगा, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बातें की गई है। तो मैं पहले ही लिख देता हूं एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट कहा, 3 तो शुरू वाला एकदम याद रखिएगा। पहला कहा मेंटेन, तीनों अभी याद कर लीजिएगा, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी और एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी का मतलब आपका इंटीग्रिटी, आपकी सत्यनिष्ठा कहीं डाउटफुल नहीं होनी चाहिए थोड़ा सा भी, मतलब अब सरकार के लिए काम कर रहे हैं तो प्रॉपर आप सरकार के लिए ही कर रहे हैं, आपकी इंटीग्रिटी एब्सोल्यूट रहनी चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब थोड़ा सा भी उसमें कोई इंपैक्ट नहीं है। आपके अपार में भी इंटीग्रिटी का एक कॉलम होता है, और जब आपका प्रमोशन हो रहा होता है, जब आप कहीं डेपुटेशन पे जा रहे होते हैं, वहां पे वो इंटीग्रिटी चेक की जाती है कि इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउट है कि नहीं है। आप लोग देखेंगे किसी का डाउटफुल रहता है तो उनके ऑफिसर उसमें लिख देते हैं। तो पहला नंबर जो बात है मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, अभी ही। दूसरा है मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, मतलब मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी। डिवोशन टू ड्यूटी का मतलब क्या है, जो काम आपको असाइन किया गया है वो काम आपको करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप कह देंगे हाँ जी अरे चलो करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, टाइम फ्रेम में, टाइम लाइन में आपको करना है। अगर मान लीजिए आप क्या है हैबिचुअल फेलर, आप रोज काम असाइन किया जाता है लेकिन आप करते ही नहीं है, हैबिचुअल फेलर हैं। किस चीज के लिए, हैबिचुअल फेलर टू परफॉर्म टास्क असाइन, जो भी आपको परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, टास्क असाइन किया गया है हायर ऑफिसर के द्वारा, अगर आप हैबिचुअल फेलर हैं, ये क्या माना जाता है, ये डिम्ड, ऐसा माना जाता है कि भाई आपका इंटरेस्ट नहीं रहा है। डिम्ड किस पर्पस के लिए, डिम्ड टू लैक डिवोशन ऑफ ड्यूटी, डिम्ड टू लैक डिवोशन टू ड्यूटी, आपका डिवोशन नहीं रहा ड्यूटी में। देखिए बहुत बड़ी चीज है, अगर आप हैबिचुअल फेलर हैं तो आपको माना जाएगा कि भाई आप हैबिचुअल फेलर अगर हैं तो आप डिवोशन टू ड्यूटी नहीं दिखा रहे हैं। देखिए डिवोशन टू ड्यूटी का ना बहुत मायने होता है। जब आप डिवोशन रखते हैं
कभी भी कोई काम आए, आपको फर्स्ट ड्यूटी प्रायोरिटी देनी होगी, ड्यूटी फर्स्ट, आपका यही नारा होगा और आप हमेशा इसी इथिक्स पे काम करेंगे। तो याद रखिएगा, आपको एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी होना चाहिए, डिवोशन टू ड्यूटी होना चाहिए, और थर्ड इससे भी ज्यादा खतरनाक है। देखिएगा थर्ड क्या है, कहता है डू नथिंग, ऐसा कुछ भी ना करें। डू नथिंग क्या है, विच इज अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। अब ये देखिए इतना बड़ा चीज आ गया, विच इज अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ऐसा कुछ भी ना करें जो गवर्नमेंट सर्वेंट के अनबिकमिंग हो जाए, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट से एक्सपेक्टेड नहीं रहा है, ठीक है। डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको नहीं करने हैं। रोमन 1, 2, 3, पहला मैंने क्या कहा, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, आपका इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं होना चाहिए। मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, आप अपने ड्यूटी के प्रति डिवोटेड रहेंगे, ड्यूटी फर्स्ट आपका होना चाहिए। और थर्ड, डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ये इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि ऐसा कुछ भी ना करें जो आपके लिए क्या हो, सही, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट से उम्मीद ना की जाए। एक बहुत बड़ी बात हो गई, कंडक्ट रूल का दायरा इतना बड़ा कर दिया, इतना। अब आप कुछ भी किए तो बाद में कहा जाएगा नहीं ये गवर्नमेंट सर्वेंट से मतलब क्या है पता है, आपको एक मॉरल गवर्नमेंट सर्वेंट बन के रहना है। ये बहुत बड़ा अपने आप में है। तीनों याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है किसमें एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी का है। अगर हम कहें एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी 3, 1, रोमन 1, मैं कहूं डिवोशन टू ड्यूटी 3, 1, रोमन 2, मैं कहूं किसमें डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट है 3, 1, रोमन 3। अब आइए जरा 4 नंबर वाले में देखते हैं, 4 नंबर में क्या बातें की गई है। 3 तक तो याद रखने ही रखना है हर किसी को, ठीक है। अब 4 नंबर से जरा देखिए कि क्या कहा गया है, ठीक है। 4 नंबर में कहा गया है कि भाई आप सुपरमेसी किसके अपहोल्ड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं कि कोई भी कानून हो, कुछ भी हो, सब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहेगा। अपहोल्ड सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको संविधान को सबसे ऊपर रखना है, संवैधानिक दायित्वों का पालन करना है, संविधान को कभी आप उसके अगेंस्ट कंट्ररी काम नहीं करने हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी आपको क्या करने हैं, बचाने हैं, उनको प्रोटेक्ट करने हैं और उनको फॉलो करने हैं। तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसी से आया है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी आपको क्या करने हैं, प्रिजर्व करने हैं, बचाने हैं और फॉलो भी करने हैं। 4 के बाद देखिए, मैं जरा यहां से अब ऊपर ले लेता हूं रोमन 5, मैं 2-4 और बातें करूंगा। देखिए एक तो आपको देश की एकता अखंडता को आपको बचाना है, डिफेंड एंड अपहोल्ड नेशन फर्स्ट, इसीलिए तो आपका ड्यूटी फर्स्ट आता है ताकि आप देश को सर्व कर सकें। सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी, S&I का मतलब है सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी। याद है आरटीआई एक्ट में पढ़े थे आपने, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अपने राज्य की सुरक्षा, इसके लिए देश की सुरक्षा के लिए आपको ये डिफेंड करना आपका कंडक्ट रूल में ड्यूटी है। उसके बाद आप सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने, आप पोएटिक ऑर्डर नहीं क्रिएट कर सकते हैं कहीं भी, चाहे कितनों भीड़ हो जाए, कहीं भी कुछ जाए, आपको पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना है। डिसेंडेंसी, इमोरल नहीं हो सकते, डिसेंडेंसी एंड मॉरलिटी, आप इन चीजों को चाहे कुछ भी हो जाए आपको इसे ही डिफेंड करना है, इसे ही अपहोल्ड करना है। आपका बिहेवियर कभी भी ऐसा ना हो जो देश के सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो, जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट हो, जो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो, जो डिसेंडेंसी या मॉरलिटी के अगेंस्ट हो, ठीक है। आप कहीं भी इस तरह का जाके स्ट्राइक नहीं कर देंगे, पब्लिक ऑर्डर फॉर्म हो जाएगा, आपके लिए मनाही है।
जरा देखें 6 नंबर, मैं इधर लिख रहा हूं रोमन 6, मतलब ये रोमन कौन सा हुआ, देखिए समझने के लिए 3-1 और ये रोमन 6। 3-1 रोमन 6 में क्या है, आप हाई स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी रखेंगे। हाई स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी, एक बार ये पूछा है हाई स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी किस रोल नंबर में है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई ऑनेस्टी के बारे में कहाँ बात की गई है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है मेंटेन करेंगे हाई स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी। हाई स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी मतलब समझते हैं, वही एब्सोल्यूट ऑनेस्टी। ऐसा नहीं है कि 2-4 रुपए की बेईमानी है तो छोड़ दो भाई, कर लेते हैं, आपको नहीं करने, आपको हाई स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी रखने। 6 के बाद जब आप 7 में आएंगे तो आप वहां पे देखेंगे आपको क्या करने हैं, पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है। पॉलिटिकली क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है। आप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ऐसे करके डिबेट नहीं, आपको उसमें किसी का पक्ष विपक्ष नहीं करना है। देखिए इसमें क्या है, हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इसमें अलग से कंडक्ट रूल भी है। तो आप इस तरह के या कोई पार्टी पॉलिटिक्स में आपको इन्वॉल्व होकर के, बायस्ड होकर के किसी के फेवर में डिसफेवर में काम नहीं करने हैं। पॉलिटिकली क्या रहेंगे आप, न्यूट्रल रहेंगे। आपके लिए सब बराबर है, चाहे कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक दल हो, आपके लिए सबके सब बराबर रहे। जब आप देखेंगे 8 नंबर में, मैं जो बातें यहां रख देता हूं आप लोगों को याद ही हो जाएगा। 8 नंबर में देखेंगे तो आपको ना गवर्नमेंट में क्या करना है, जो इम्पार्शियलिटी फॉलो करने हैं अपने, जब आप ड्यूटी अपना कर रहे हैं तो आपको ना प्रमोट करना है हमेशा प्रिंसिपल्स ऑफ मेरिट। प्रमोट, क्या प्रमोट करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ मेरिट भाई। हाँ, दूसरा इम्पार्शियलिटी को प्रमोट करना है, ये नहीं कुछ चीजें छुपा करके, सब चीज आपको क्या करना है कि आप हमेशा फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी की तरफ जाएंगे। इम्पार्शियलिटी, जो भी काम कर रहे हैं फेयर तरीके से करेंगे, फेयरनेस को आपको प्रमोट करना है, ठीक है, अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ काम दे रहा हूं। 8 तक मैंने कर दिया रोमन, अब ये 9 से लेकर के, जैसे आप देखेंगे तो 9 से लेकर के 8 के बाद आपका IX 9 आएगा, 9 से लेकर के XXI 21 तक आप लोग अपने कॉपी में, स्टडी मटेरियल ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है, एक एक वर्ड इनका लिख के रख लें, एक एक वर्ड, कीवर्ड्स, ताकि अगर क्वेश्चन में कभी नंबर पूछा गया 316, मैंने बताया ना 316 पूछा जा चुका है कि भाई हाई स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी मेंटेन करने की बात किस कंडक्ट रूल नंबर में की गई है, तो पूछा गया है ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको ध्यान में रहेंगे। मैं सब पे समय व्यर्थ नहीं करता, सब में क्या है मैं छोटी छोटी बातें ऐसे बोल देता हूं। आपको हमेशा गुड बिहेवियर करना है, पोलाइट बिहेवियर करना है, ठीक है। कहीं भी आपको डिसीजन लेना है, वो डिसीजन पब्लिक इंटरेस्ट में ही लेना है, अपने इंटरेस्ट में नहीं लेना है, कोई अनड्यू एडवांटेज आपको नहीं उठाने हैं। इस तरह की सारी आप अपने पोजीशन का कभी भी मिसयूज नहीं करेंगे, किसी के लिए पैरवी करने, ये करने के लिए आप नहीं करेंगे। यही सब चीजें बातें की गई है, डिसिप्लिन बनाए रखेंगे, इन सब चीजों के बारे में बातें की गई है। तो आप उसे एक बार आज ही क्लास के बाद गो थ्रो कर लेंगे, गो थ्रो करके फिर उसमें से वन वर्ड आज ही लिख लेंगे, कोई छोड़िएगा नहीं, बेनिफिट आपका रहेगा। देखिए रूल 3 जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे जनरल बातें। अब जनरल बातों में कुछ हम आगे बढ़ेंगे। जनरल में आपने पढ़ा 3-1, उसमें से आपने रोमन 1-2 ये सब आपने डॉट 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 XXI तक है, कितने हैं आप ध्यान रखिएगा, ये आपने पढ़ा। दूसरा मैंने कहा था 3-2 में भी हमने 4 बातें रखी है। सबसे पहला रोमन 1, कोई सुपरवाइजरी ऑफिसर है, सुपरवाइजरी ऑफिसर के लिए जो शब्द है उसके लिए है होल्डर ऑफ सुपरवाइजरी पोस्ट। जो भी व्यक्ति सुपरवाइजरी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, होल्डर ऑफ
सुपरवाइजरी पोस्ट। अब इनके नाक के नीचे मान लीजिए कोई सेक्शन ऑफिसर हैं, उनके नाक के नीचे काम करने वाले साथ साथ सबऑर्डिनेट्स ब्राइब ले रहे हैं। उन्होंने क्या किया, खुद ब्राइब ना लेके बोला तुम नीचे वाले किसी एमटीएस को तुम ले लिया करो, या किसी एएसओ को, या किसी एसएसए को, जेएसए को, किसी को बोला आप ले लिया करो ब्राइब। बाद में जब पकड़े गए करे जेएसए ले रहा था, हम तो नहीं ले रहे थे। ऐसा नहीं कर सकते, आप भी फंसेंगे। होल्डर ऑफ सुपरवाइजरी पोस्ट का ये ड्यूटी है कि क्या करे, टू टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स। किस पर्पस के लिए, ऑल पॉसिबल स्टेप्स, ताकि इससे क्या हो कि जो भी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, अंदर उनके काम कर रहे हैं, साथ साथ सबऑर्डिनेट्स का क्या रहे, तो एक तो उनका इंटीग्रिटी बना रहे, ठीक है, क्या हो, इंश्योर इंटीग्रिटी, मतलब उनके इंटीग्रिटी पे कोई डाउट नहीं आए, कुछ गड़बड़ ना कर पाए, ठीक है। और दूसरा डिवोशन टू ड्यूटी बना रहे। अब इसके लिए डिवोशन टू ड्यूटी, देखिए ये सुपरवाइजरी ऑफिसर का काम है कि डिवोशन टू ड्यूटी इंश्योर करना अपने सबऑर्डिनेट्स का, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। सुपरवाइजरी ऑफिसर ऐसे नहीं कर सकते कि मेरे नाक के नीचे कुछ गड़बड़ हो गया जी, मुझे पता नहीं है, कोई उनके नीचे काम नहीं कर रहा है, कोई अब्सेंट रह रहा है, सुपरवाइजरी ऑफिसर ये नहीं कर सकता हमें क्या पता और नहीं अब्सेंट है, ऐसे नहीं कर सकते। उनकी जिम्मेदारी है वो अपने सबऑर्डिनेट से पता करें क्यों अब्सेंट है, क्यों काम नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे जब कोई काम असाइन किया जाता है सेक्शन में, तो सेक्शन ऑफिसर से बुला के हायर ऑफिसर उनके पूछते हैं ये काम हुआ, तो कहता है सर ये जो हमारे पास एएसओ हैं ये अभी नहीं कर पाए हैं। फिर सेक्शन ऑफिसर बुला के पूछा था क्यों नहीं करवा पाया, आप इसे करवाइए, तो उनके पीछे पड़ के वो करवाते हैं कि नहीं काम तो करना होगा, अदरवाइज वो रिपोर्ट करते हैं हायर ऑफिसर को कि ये काम नहीं कर रहा है, मैं इसे हटा दूंगा। क्यों, क्योंकि कंडक्ट रूल 3(2) रोमन 1 में होल्डर ऑफ सुपरवाइजरी पोस्ट की ड्यूटी है कि वो सारे स्टेप्स लें ताकि सबऑर्डिनेट्स की इंटीग्रिटी इंश्योर रहे और डिवोशन टू ड्यूटी बना रहे। दूसरा देखिए हर किसी के लिए है कि आप एक्ट जो करिए हमेशा आपका एक्शन कैसा होना चाहिए, इन हिज हर, जो भी हो, लेडी जेंट्स जो भी हो, इन हिज हर बेस्ट जजमेंट। जैसे आप अपना घर का काम करते हैं तो हर चीज अच्छा ही कोशिश करते हैं हो, कोई चीज गलत ना हो। गवर्नमेंट में भी कोई भी डिसीजन लीजिए, कुछ भी करिए, एक्ट करिए, हमेशा आप अपने बेस्ट जजमेंट में ही एक्ट करिए। याद रखिएगा इसमें एक एक्सेप्शन हो सकता है। एक्सेप्शन कैसे हो सकता है, तो जैसे एक्सेप्शन में आप कैसे कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन दिया गया है। क्या दिया गया है, एक्सेप्शन, जब आप किसी हायर ऑफिसर के एक्टिंग अंडर डायरेक्शन ऑफ हायर ऑफिसर, एक्टिंग अंडर डायरेक्शन ऑफ हायर ऑफिसर, फाइल में रिकॉर्ड कर देते हैं ना, डायरेक्शन ऑफ हायर ऑफिसर, वहां पे आपको, ठीक है, जब आपको ऑर्डर ही लिखित रूप में आया है कि ये करने हैं, तब भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शन तो है कि ठीक है अपने बेस्ट जजमेंट में करें, या आपको डायरेक्शन ही दिया गया कि नहीं आपका डिसीजन ये लेना है, आपको हो सकता है कुछ सोच समझ के हायर ऑफिसर ने लिया हो तो आपको वो फॉलो करने हैं। एक बात याद रखिएगा, कई लोग इस रूल का दुरुपयोग कर सकते हैं, सरकार पहले से भली भांति इस बात को जानती है। अगर मान लीजिए आपने क्या किया कि फटाफट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए आपने क्या किया, इंस्ट्रक्शन या अप्रूवल ऑफ सुपीरियर ऑफिसर मांग लिया, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए, इवेड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या हिज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने देखा कुछ गलत होने वाला है, चलो हायर ऑफिसर से लिखवा लेते हैं, ये अप्रूवल ले लेते हैं, वो नहीं होगा, आपको बेस्ट जजमेंट में वो मिसकंडक्ट माना जाएगा। क्यों,
क्योंकि आपका काम है, अगर आपके हायर ऑफिसर कुछ गलत डायरेक्शन दिए हैं तो आप उनके नोटिस में लाइए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मेयर या ओनली, जो भी लिखिए, सीकिंग इंस्ट्रक्शन या अप्रूवल ऑफ हायर ऑफिसर जो भी है, सुपरवाइजरी ऑफिसर, टू इवेड इट्स ड्यूटी। ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा मिसकंडक्ट माना जाएगा। ये इस रूल में मिसकंडक्ट माना जाएगा, याद रखिएगा। सिर्फ ऐसा किए, चलो ले लेते हैं। आपका क्या काम है? डायरेक्शन ऑफ हायर ऑफिसर में अगर आप काम कर रहे हैं तो अगर कुछ गलत है, इफ एनीथिंग रॉन्ग, तो आप उनके नोटिस में लाएं। फिर भी वो कहे नहीं करना है, तब कोई बात है। अपने ड्यूटी से बचने के लिए, अपना कर्तव्य से बचने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए, ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप यहाँ पे ड्यूटी को ऑब्लिक करके लिख सकते हैं, ड्यूटी ऑब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये तो प्रैक्टिस हो गया ना, ये मिसकंडक्ट माना जाएगा। हमेशा आपको बेस्ड जजमेंट में ही काम करना है। आइए चलो देखते हैं थर्ड नंबर बातें क्या किया गया है। 3 नंबर में कहा गया है कि कई बार डायरेक्शन ऑफ हायर ऑफिसर क्या होता है? वर्बल होता है। जैसे आपके पास कोई डायरेक्शन आया, हम एमओपी में भी इस पे बात करेंगे, कंडक्ट रूल को रिपीट किया गया है। डायरेक्शन जो हायर ऑफिसर हैं आपके कैसे दे रहे हैं? वर्बल दे रहे हैं, मुंह से बोल करके दे रहे हैं, वर्बल डायरेक्शन है। ठीक है, अब वर्बल डायरेक्शन में बाद में तो क्या होगा? बाद में वो बदल जाएंगे। कोल स्कीम हुआ, कई लोग बदल गए, मैंने वर्बली नहीं बोला था। तो अगर ये वर्बल डायरेक्शन है, वर्बल डायरेक्शन को आपको क्या करना है? आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, एक तो वर्बल डायरेक्शन में काम ना करिए। अगर आपको वर्बल डायरेक्शन मिला है तो आप क्या करिए कि भाई जो ऑरल डायरेक्शन में एक तो काम करना है, इसको पहले अवॉइड करना है। सबसे पहले डायरेक्शन हायर ऑफिसर का वर्बल है तो ट्राई टू अवॉइड, इसे मतलब नहीं करने हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसा होता है वेयर नेसेसरी, जहां वेयर अर्जेंट, देखिए जहां अर्जेंट हो कि नहीं काम नहीं चल सकता, वहां आप क्या करेंगे? अर्जेंट होगा तो ठीक है करेंगे, लेकिन ऑफिशियल सुपरवाइजर जो होंगे आपके हायर ऑफिसर, वो क्या करेंगे? उसे कंफर्म करेंगे राइटिंग में। चलिए काम तो हो गया, लेकिन कंफर्म इन राइटिंग ये कौन करेंगे? हायर ऑफिसर। इनकी जिम्मेदारी है, ये बच नहीं सकते हैं, कंफर्म इन राइटिंग। लेकिन एक बात बताइए, कंफर्म इन राइटिंग तो करेंगे। अच्छा, मैंने कहा ट्राई टू अवॉइड, मतलब जितना पॉसिबल हो सके। वर्बल में काम नहीं करने हैं, जितना पॉसिबल हो सके। लेकिन कई बार जहां अर्जेंट हो, संभव ही नहीं हो कि भाई इसके बिना हो सकता है, तो अर्जेंट अब करना है, तो अर्जेंट केसेस में आप क्या करेंगे? हेड ऑफिसर से कंफर्मेशन राइटिंग में मांगेंगे, वो कंफर्म करेंगे। ठीक इसी रूल का एक रिपीटेशन आप कर सकते हैं जो चौथे नंबर में बात किया गया है रोमन 4 में। रोमन 4 में ये कहा गया कि जब आप हायर ऑफिसर से कोई आपको ऑरल डायरेक्शन मिला, ठीक है, आप क्या करते हैं? गॉट ऑरल डायरेक्शन, कोई भी आप वर्बल डायरेक्शन, वर्बल डायरेक्शन, ये जस्ट कहिए तो दोनों मैचिंग ही है, बट लेकिन थोड़ा सा अंतर है। आप उसमें क्या करेंगे? जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ये नहीं कह सकते कि उन्होंने राइटिंग में कंफर्म नहीं किया, तुरंत क्या करेंगे? शॉर्ट डायरेक्शन इन राइटिंग, या शॉर्ट, चलिए डायरेक्शन नहीं, कंफर्मेशन, उसी बात को कंफर्मेशन कराएंगे राइटिंग में, शॉर्ट कंफर्मेशन इन राइटिंग।
आपका काम क्या बनता है। जैसे आपको कहा गया ये फाइल में ऐसे प्रोसेस करो, तो आप उसमें मेंशन कर देंगे कि ये वर्बल ऑर्डर आया था और इसके आधार पे हम ऐसे कर रहे हैं। जब वो हायर ऑफिसर जिसने वर्बल ऑर्डर दिया था जब उसे साइन कर देगा, मीन्स वो कंफर्मेशन हो गया। ये आपकी ड्यूटी बनती है, गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूटी बनती है कि कंफर्मेशन इन राइटिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो वो मांग लें, ठीक है। और जो हायर ऑफिसर होंगे, हायर ऑफिसर मतलब एचओ, हायर ऑफिसर शॉर्ट में लिख रहे हैं, इनकी ड्यूटी है, जो मैंने पीछे भी कहा, रोमन थर्ड में भी मैंने कहा, इनकी ड्यूटी है कि ये कंफर्म करेंगे इन राइटिंग। जब आप मांगेंगे तभी तो ये करेंगे, टू कंफर्म इन राइटिंग, ठीक है। जब आप मांगेंगे तो ये राइटिंग में कंफर्म करेंगे। 4 बातें मैंने 3.2 में की। एक तो मैंने कहा होल्डर ऑफ सुपरवाइजरी पोस्ट अपने बच नहीं सकते, उनके नीचे वाले अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं वो हमेशा सारे पॉसिबल स्टेप्स लेंगे ताकि इंटीग्रिटी इंश्योर हो सके, डिवोशन टू ड्यूटी इंश्योर हो सके। आप हमेशा एक्टिंग बेस्ड जजमेंट में ही काम करेंगे, एक्सेप्ट जब आप हायर ऑफिसर के डायरेक्शन में कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्शन लेना मतलब हायर ऑफिसर का अप्रूवल ले लेना सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेट कर सकें, वो मिसकंडक्ट माना जाएगा। थर्ड मैंने कहा अगर हायर ऑफिसर ने कोई डायरेक्शन दिया है तो आप अवॉइड करिए फर्स्ट, जहां तक पॉसिबल हो सके। जब अर्जेंट हो, मतलब काम होना जरूरी है, तो उसे आप क्या करिए, हायर ऑफिसर उसे आपको कंफर्मेशन इन राइटिंग देंगे, वो उनकी ड्यूटी है, ठीक है। कंफर्म इमीडिएटली देयर आफ्टर, काम हो जाएगा तो कंफर्म इन राइटिंग कर देंगे तुरंत उसके बाद। चौथा, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आपको मिला है कोई वर्बल डायरेक्शन, तो आपकी ड्यूटी है कि आप तुरंत उनसे कंफर्मेशन इन राइटिंग भी कर लें। राइटिंग में करेंगे, हायर ऑफिसर की ड्यूटी है कंडक्ट रूल में, कंफर्म करेंगे राइटिंग में। बाय द वे वो नहीं किए तो वो कंडक्ट रूल के वायलेशन में दोषी पाए जाएंगे। आइए देखिए 3.2 के रोमन 1, 2, 3, 4 हमने बात कर ली। ध्यान रखने हैं आपको एक एक चीज, और ध्यान कैसे रहेगा जब आप ऐसे चार्ट के रूप में पढ़ेंगे, नोटबुक में अपना लिखेंगे, बनाएंगे, रिवीजन करेंगे। 3 में मैंने अभी तक आप लोगों को बताया 3.1, 3.2, ठीक है। 3.2 में आपने रोमन 1, 2, 3, 4 आपने पढ़ा, 1, 2, 3 और 4। देखिए 3 में मैंने कहा था 3 अलग चीजें भी हैं, ABC, इसे कायदे से आप 3A कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं 3B। ABC है, मैं नंबर ये सीधा 3B और 3C लिख रहा हूं। 3 नंबर रूल अपने आप में थोड़ा बड़ा है बट महत्वपूर्ण है, इसलिए इससे क्वेश्चन भी आते हैं। 3A में क्या है, 3A कहता है प्रॉम्प्टनेस एंड कॉर्टिजाई की बात करता है। प्रॉम्प्टनेस एंड कॉर्टिजाई। अब देखिए थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि सर 3 में रोमन 1, 3.1 में रोमन 1, 2, 3 में भी तो हमने देखा कि हमें पोलाइट बिहेवियर करने हैं, लेकिन अब उसी सब बातों को आपके सामने और भी निकल के आएगा। कभी भी आपका हमेशा डिसकर्टन मैनर में आप बिहेव नहीं करिए, आपका पोलाइट बिहेवियर होना चाहिए। नॉट बिहेव इन डिसकर्टस मैनर, कभी भी डिसकर्टस मैनर, आप हमेशा पोलाइट बिहेवियर करेंगे। देखिए कई बार आपसे आम पब्लिक आएंगे या कोई भी आएंगे, तो हो सकता है उनकी तरह तरह की समस्याएं हैं, वो आपके साथ सही से बातचीत ना करें, उनकी परिस्थितियों को आप समझिए और आपको हमेशा क्या करना है, पोलाइट मैनर में बिहेव करना है, डिसकर्टस नहीं होना है एज पर रूल, बट आपको पोलाइट मैनर में बिहेव करना है। दूसरा, प्रॉम्प्टनेस होना चाहिए। प्रॉम्प्टनेस का मतलब क्या है, काम मिला, अब आपको ऐसा नहीं करना है कि नोट एडॉप्ट डायलेटरी टैक्टिस। डायलेटरी टैक्टिस का मतलब क्या है, आप काम कर भी नहीं रहे हैं, फाइल को घुमा रहे हैं,
ऐसा आपको नहीं करना है। जहां जरूरत है वहीं पे आप करिए। अब अननेसेसरी आप प्रॉम्प्टली काम करिए, जो भी जिनका कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट में किसी डिपार्टमेंट का काम हो, आपके ऑफिस का काम हो, किसी पब्लिक का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो काम हो, आपको जल्दी से जल्दी करके देने हैं। जल्दी का मतलब रीजनेबल टाइम में, टाइम फ्रेम में। ऐसा नहीं है कि गड़बड़ में, हर बार में गड़बड़ कर दीजिए। लेकिन कई बार क्या करते हैं, करना नहीं है, आधी फाइल उधर से अननेसेसरी घुमा दिए। ये डायरेक्टली टैक्टिक्स अपनाने नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए जरा देखते हैं 3B। 3B कौन सी बातें करता है? तो 3A आपको याद रहेगा, प्रॉम्प्टनेस एंड पर्टिजान। 3B कहता है ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट के, ऐसे तो गवर्नमेंट को आपने देखा कि क्रिटिसाइज कर नहीं सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज को ऑब्जर्व करने हैं आपको किस किस संबंध में, पार्टिकुलर स्पेसिफाई किया गया है। मतलब इसमें तो आप कोई भी माफी नहीं मिलेगी। देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी को आपको फॉलो करना है। एज ऑफ मैरिज, 4 चीजें मैं कह रहा हूं। अगर एज ऑफ मैरिज को आपने फॉलो नहीं किया, बाल विवाह किया अपने बच्चों का, तो सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, कंडक्ट रूल। दूसरा, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। कोई भी ऐसा काम आपने पॉल्यूशन बढ़ाने के लिए किया, वो आपसे उम्मीद नहीं की जाती है, पकड़े गए तो कंडक्ट रूल के दोषी पाएंगे। पर्यावरण बचाना आपका काम है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, सलमान खान की तरह आप हिरन का शिकार नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, 3 चीजें हो गई, एज ऑफ मैरिज, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। और चौथा है जो मैं यही लिख रहा हूं, प्रोटेक्शन ऑफ, देखिए मैं यही डॉटेड कर दिया, कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज आपको इसको भी प्रोटेक्ट करने हैं। 4 चीजें मैंने क्या क्या कहा, एज ऑफ मैरिज, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ और कल्चरल हेरिटेज। आप ताजमहल घूमने गए, कई लोगों को देखेंगे इधर उधर अपना नाम लिखे जा रहे हैं या अपने फैमिली मेंबर का नाम लिखे जा रहे हैं। आपको ऐसे करके खराब नहीं करने हैं, प्रोटेक्ट करने हैं। आपको, आपकी जिम्मेदारी है कल्चरल हेरिटेज जितने हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने हैं, किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचाने हैं, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ, सलमान खान की तरह हिरन का शिकार नहीं कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट आपको करने हैं, आप इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाने वाले कोई भी काम नहीं करेंगे। 4 चीजें उंगली पे अभी रख लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। एक और बात है, जो बातें 3C में आगे चल के डिटेल में आ जाती है, वो ये कहा गया है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमन। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमन, जैसे आपको डोमेस्टिक वायलेंस ये नहीं करने, महिलाओं के लिए जो भी उनके प्रिवेंशन, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए कानून बनाए गए हैं वो सब फॉलो करें, ठीक है, चाहे कोई भी हो, वो सारे कानून आपको फॉलो करने हैं। पकड़े गए अगर आप कुछ भी करते हुए, फैमिली से कोई शिकायत आ गई, तो आप कंडक्ट रूल में दोषी पाए जा सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायतें कई ऑफिसेस में, गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ, नॉर्मली महिलाएं ही ऐसा कर पाती हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसा होता है हमारे सोसाइटी का। कई बार पुरुष भी ऐसे करते हैं तो उनकी भी शिकायतें पुरुषों के साथ भी होता है, तो आते रहते हैं। देखिए ये पहले तक था, ये प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमन, बस इतना ही 3B में बात किया गया था। एक बहुत बड़ा कांड हुआ राजस्थान में, एक भाबड़ी देवी महिला थी जो बच्चों को ना कम उम्र में बाल विवाह, शादी करते हैं, बाल विवाह के अगेंस्ट अवेयर कर रही थी। तो वहां पे जो कि सोसाइटी मानने को तैयार नहीं थे, तो उनके साथ क्या होता है कि एक रेप, गैंग रेप की घटना होती है और ये घटना दब जाती है। लेकिन एक विशाखा नाम की एक NGO होती है
जो उनके केस को लड़ती है और सुप्रीम कोर्ट तक आती है कि महिलाओं के जो वर्क प्लेस में, जहां पे महिलाएं काम कर रही होती हैं, वहां पे प्रिवेंशन, उनके लिए वर्क प्लेस था, क्योंकि वो भाबड़ी देवी जो काम कर रही थी, घर घर जा करके लोगों को अवेयर कर रही थी। तो जब अवेयर कर रही है तो उनका काम क्या है, लोगों को घर जाके अवेयर करना, तो उनके लिए उनका घर वर्क प्लेस हो जाता है, उनका वर्क प्लेस यही होगा। तो वर्क प्लेस के प्रिवेंशन की बात की गई, तब ये जाके कंडक्ट रूल में आपका 3C भी आया और सरकार ने एक नया कानून भी लेके आई। तो हम लोग 3C के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है, चलिए 3C पहले इस बोर्ड में आतेगा नहीं, तो एक बार मिटा लेते हैं, फिर 3C अलग से हम पढ़ते हैं। 3C थोड़ा सा बड़ा है और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आप लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, 3C। 3C में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमन, जो महिलाएं काम कर रही है, उनको इस तरह के हरासमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए आपके कंडक्ट रूल में भी, अगर आप कुछ भी ऐसा करते हुए पाए गए, पार्टिकुलर लोग कहते हैं सर पुरुषों के लिए क्या ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया। देखिए जैविक रूप से, जो बायोलॉजिकली आप देखेंगे, तो महिलाओं के लिए ही इस तरह के कानून सुटेबल हो सकते हैं, पुरुषों के लिए ऐसे कुछ नहीं है। अदरवाइज है ना कि कंडक्ट रूल तो सब पे लागू है, महिलाओं पे भी। तो कई तरह के आप 3(1) रोमन 1 से लेकर उसमें देखेंगे, तो अगर किसी के साथ होता है तो उसमें कवर हो जाता है। बट चूंकि बायोलॉजिकल डिफरेंस को देखते हुए और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बायोलॉजिकली असाइन किया गया, उस हिसाब से महिलाओं के लिए ये कानून बनाया गया, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमन। देखिए इसमें कहा तो गया बड़ा सिंपल, दो ही बातें कही गई, लेकिन ये रूल का दायरा थोड़ा बड़ा है, और ये रूल थोड़ा सीसी अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो उससे भी जुड़ेगा, इंक्वायरी कैसे होती है, बात करें, बेसिक समझेंगे। देखिए कहा कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, नो गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, कहा क्या होंगे, इस तरह की घटनाओं में इंडल्ज होंगे, कहीं भी उसमें शामिल होंगे, इंडल्ज, इस तरह कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमन at any workplace, देखिए बात बड़ी सिंपल है। एक शब्द आया वर्क प्लेस, का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा आया ये सेक्सुअल हरासमेंट आखिर किसको मानेंगे, ठीक है। दूसरा जो बातें की गई है, आप लोग देखेंगे प्रत्येक ऑफिस में आजकल सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। सोचेंगे क्यों लगाया जा रहा है, एक तो प्रॉपर्टी भी प्रोटेक्ट होती है, साथ साथ आप देखेंगे मंत्रालयों वगैरह में भी जाके देखेंगे, जैसे छोटी छोटी गलियां हैं या टेरेस हैं, बरामदे हैं, बीच में सब में सीसीटीवी लगाया गया है। क्यों लगाया गया, जो इंचार्ज ऑफ वर्क प्लेस हैं, उनको कुछ जिम्मेदारी दी गई। इंचार्ज ऑफ वर्क प्लेस मतलब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जैसे आपके ऑफिस के जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनको कुछ जिम्मेदारियां दी गई। क्या जिम्मेदारियां दी गई है, कहा गया कि भाई आप एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे, ये नहीं बताया गया सीसीटीवी कैमरा ही लगाएंगे, कहा एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे, किस पर्पस के लिए, कहा कि भाई टू प्रिवेंट, ताकि इस तरह की घटना ना हो, टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्कप्लेस, अब देखिए हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, क्यों लगाया गया, ताकि लोग डरेंगे ऐसा कुछ भी करने से, अगर कुछ भी दिक्कतें आती है
उसकी जांच पड़ताल प्रॉपर हो सकती है। ठीक है, अन्य भी सुविधाएं, अगर इस तरह का कोई दिक्कत आता है महिलाओं के बैठने के लिए ऑफिस में, इस तरह का स्पेस, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और इसके साथ साथ अब आगे आते हैं, इसी में आप देखेंगे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी होती है, उसका डिटेल लगा होता है कि अगर सी बॉक्स बना दिया गया है कि अगर किन्हीं के साथ कोई प्रॉब्लम है तुरंत बताएं, इस तरह की सुविधाएं दे दी गई है। ये सब जो हायर ऑफिसर्स, जो आपके इंचार्ज ऑफ वर्क प्लेस हैं, उनकी जिम्मेदारी है और वो अपने जिम्मेदारी के निर्वहन से बच नहीं सकते। अगर कुछ भी होता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब दो चीजें हमारे माइंड में आता है कि सबसे पहले आप सेक्सुअल हरासमेंट किसे कहेंगे? क्या हर चीज सेक्सुअल हरासमेंट होगा? तो जरा आप देखते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट, इसको डिफाइन किया गया, कुछ कंडीशंस बताए गए, कुछ सर्कमस्टांसेस बताए गए, और दूसरा जो हमारा होगा इशू, वो होगा हमारा वर्क प्लेस का। आखिर किसको वर्क प्लेस माने, किसको नहीं माने, पहले ये दो शब्द हमें समझने हैं। सेक्सुअल हरासमेंट का डिफिनीशन आपको पूछा जा सकता है। देखिए, मैं इसे कुछ बुलेट पॉइंट्स में रखूंगा। जैसे कोई बिहेवियर हो, अगर मान लीजिए किसी का कोई ऐसा बिहेवियर है, चाहे ये डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, याद रखिएगा, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कई बार इनडायरेक्ट भी इस तरह की चीजें होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब इसका दायरा बड़ा है। अगर कोई किसी के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट करते हैं, फिजिकल टच करते हैं, कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, अगर ऐसा कुछ है टच करके, एक देखिए आपस की किसी की दोस्ती है, आपस में साथ घूम रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई इस तरह का फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस करते हैं, जो कौन बताएं कि मेरे लिए सेक्सुअल हरासमेंट है, तो जो वुमन, जो महिलाएं हैं जिनके साथ हुए, उन्हीं की बात को माना जाएगा। सेकेंड, इसीलिए आपको इस बात में ध्यान रखना है कोई ऐसा चीज ना हो जो उनके लिए अपवार्ड हो, किसी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। डिमांड या रिक्वेस्ट, डिमांड या कहिए रिक्वेस्ट और सेक्सुअल फेवर, अगर ये चीजें हैं, सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। कई बार क्या होता है, आप डायरेक्टली ना बोल करके आप क्या करते हैं, कलर्ड रिमार्क करते हैं। मतलब कहने का आपका मतलब रहता है सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। अगर ये आप ऐसा करते हैं, ये रिमार्क्स भी आपकी क्या माना जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। देखिए, मैंने 3 ऐसे सिचुएशन बताए हैं। फोर्थ, शोइंग पोर्नोग्राफी। अब आप क्या कर रहे हैं, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, ठीक है, शोइंग पोर्नोग्राफी। ऐसे केसेस में क्या होता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आप उन्हें नहीं दिखा रहे हैं, खुद देखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप इनडायरेक्टली उन्हें भी दिखाना चाह रहे हैं, इस तरह का, ये सब घटनाएं सेक्सुअल हरासमेंट मानी जाएंगी। और फिफ्थ जिसे मैं रखने जा रहा हूं, कोई भी इस तरह का अनवेलकम, मैं एक इंसिडेंट भी आपको बताऊंगा, अनवेलकम, जो सही नहीं उन्हें लगा, अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, मुंह से बोल करके, ठीक है, नॉन वर्बल, वर्बल के ऑब्लिक में करके लिखता हूं, नॉन वर्बल, ठीक है, मतलब बिना बोले भी, बाय एक्ट, बाय बिहेव, इशारों में, कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, ठीक है। ऐसा अगर कुछ भी होता है तो ये क्या माना जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। देखिए, एक केस आया था जिसमें आरोप ये था कि अनवेलकम फिजिकल
बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल नेचर किया गया। एक लेडी है जो किसी ऑफिसर्स के ऊपर आरोप लगा रहे थे, ऑफिसर्स के कमरे में घुसते हैं और उसने उनको हक कर लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें गले लगा लेता है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। उन्होंने उसको कंस्टिट्यूट किया कि अनवेलकम, ये फिजिकल बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल नेचर था, तो इस तरह का आप नहीं कर सकते। वर्बल या नॉन वर्बल, मुंह से बोल के कुछ हो, नॉन वर्बल इशारों में भी कुछ आप इस तरह की चीजें आप कर रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते। ये 5 तरह के बिहेवियर सिचुएशंस आप कह सकते हैं ये सेक्सुअल हरासमेंट माने जाते हैं। इन 5 के अलावे कुछ ऐसे सर्कुमस्टांसेस भी क्रिएट होते हैं। मैं 5 सर्कुमस्टांसेस की भी बात करूंगा, उसे भी सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। भाई जरा बोर्ड भर गया है, तो ये 5 आपने नेचर पर है। अभी आप लोग 3C में सेक्सुअल हरासमेंट का डिफिनीशन पढ़ रहे हैं। सेक्सुअल हरासमेंट, आपने कुछ बिहेवियर्स पढ़े, बिहेवियर्स आपने देखा जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली था, वो आप इस तरह का सब सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। अब देखिए कुछ ऐसे सर्कुमस्टांसेस भी हो सकते हैं। सर्कुमस्टांसेस मैं फर्स्ट रख रहा हूं। अब मान लीजिए वो भी सेक्सुअल बिहेवियर माना जाएगा, ऐसे सर्कुमस्टांसेस चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इम्प्लीसिट हो या एक्सप्लिसिट हो। ठीक है, इम्प्लीसिट के लिए आप कह सकते हैं इम्प्लाइड, मतलब कह सकते हैं डायरेक्ट ना हो, इम्प्लाइड हो, या एक्सप्लिसिट हो, मतलब क्लियरली हो। आप क्या कर रहे हैं, किसी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कर रहे हैं या दे रहे हैं। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये क्या माना जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। आप सर्विस से ही मतलब रख रहे हैं कंडक्ट रूल में, तो इन एम्प्लॉयमेंट में ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों, वाह, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनको उनका तबियत खराब है, उन्हें आप छुट्टी दे दिए, बोले ठीक है जाओ, दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय छुट्टी नहीं दिए तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं माना जाता है। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ, अगर वो कंप्लेन करते हैं कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमें एम्प्लॉयड एक्सप्लिसिट जो भी हो, ये सर्कुमस्टांसेस अगर ऐसा किसी ने क्रिएट किया है, साथ काम करने वाले लोग, हायर ऑफिसर, कुछ भी, या जूनियर्स कोई भी, तो आप क्या वो सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। दूसरा होता है 3(2) डिट्रीमेंटल ट्रीटमेंट। आपकी बात नहीं माने तो डिट्रीमेंटल ट्रीटमेंट, कि भाई हम देखो क्या से क्या कर सकते हैं, ऐसे कर देंगे, उस तरह का। इन एम्प्लॉयमेंट, देखो मैं कोई भी, जैसे हायर ऑफिसर हैं, समझाने के लिए मैं ले रहा हूं, अब वो कोई महिला उनका फेवर में नहीं जा रही, उनकी बातों में नहीं आ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि भाई हम डिट्रीमेंटल ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, इन एम्प्लॉयमेंट मतलब कुछ भी चीजों को पकड़ के उनके खिलाफ विजिलेंस केसेस बनाना, इस तरह का करना जो बोनाफाइड रीजन नहीं है, तो ये भी अगर आरोप आते हैं तो वो सेक्सुअल हरासमेंट माने जाएंगे। थर्ड कहते हैं थ्रीट देते हैं प्रेजेंट या थ्रीट और प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, अगर इस तरह का कोई थ्रीट दे रहे हैं, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। फोर्थ कि भाई हम तुम्हारा ये नौकरी खराब कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये भी चीजें आपको क्या माना जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में माना जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट के डिफिनीशन में आता है। अब आप क्या करते हैं, एक और कंडीशन हो सकता है, इंटरफेरेंस विथ हर वर्क। आप उनके काम में क्या करते हैं, हमेशा इंटरफेयर करने चले जाते हैं। इंटरफेरेंस विथ
हर वर्ग। एक तो कंडीशन ये है हर काम में, उनका काम है अपना वो कर रहे हैं। यहाँ क्या करते हैं मैं और लिख करके बताता हूं, क्रिएटिंग हॉस्टाइल सिचुएशन। क्रिएटिंग हॉस्टाइल सिचुएशन मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिए हैं ताकि अब अगर आप हायर ऑफिसर हैं तो महिलाएं डरी हुई है। ऑफेंसिव सिचुएशन बना दिया, हॉस्टाइल सिचुएशन या कहिए ऑफेंसिव सिचुएशन। हमेशा हर बात में कुछ भी छोटी चीजों के लिए आपको पोलाइट बिहेवियर, हर किसी के साथ आप फ्रेटर्निटी के साथ बिहेव करना था और हर चीज के लिए आप डांट लगा रहे हैं। उनके लिए क्या कर दिए, हॉस्टाइल सिचुएशन वर्क इन्वायरमेंट ऐसा बना दिए। ठीक है, अगर ऐसा वर्क इन्वायरमेंट आप बनाते हैं, महिला अगर शिकायत करती है तो गवर्नमेंट ये मानेगी कि यस ये सेक्सुअल हरासमेंट का पार्ट्स है और ऐसा ही आपने इस पर्पस के लिए किया। देखिए फिफ्थ नंबर जो मैं रखने जा रहा हूं ये अपने आप में कहते हैं कि ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट। ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट, किसी को आप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। अब ऑफिस है, गलती सही तो काम में होते रहेगा। ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ये क्या है, जो लाइकली अफेक्ट करे ही ना करे, लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ, वो बताएंगे कि भाई मेरे देखिए हेल्थ पे असर पड़ रहा है, हो सकता है। लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ, अगर ऐसा है तो ये ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट। अब ऐसा नहीं है कि कुछ गलतियों के लिए आप किन्हीं को कुछ बता रहे हैं, ये नहीं करना ये नहीं करना, आपने गलत किया तो वो नहीं माना जाएगा, लेकिन ह्यूमिलिएट करना जो उनके हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, करे ना करे कोई मतलब नहीं है, वो बताएंगे कि लाइकली टू अफेक्ट हमारा हेल्थ है। ये 5 सर्कमस्टांसेस, ये 5 बिहेवियर गवर्नमेंट सर्वेंट के ये भी माने जाएंगे सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में। तो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए मैंने 5 पहले सिचुएशन बताए, 5 बाद में सिचुएशन बताए। ये 5 10 सिचुएशन में से कोई भी डाल करके क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट सेक्सुअल हरासमेंट, चुनिए 1 2 3 4। तो आपको ध्यान रखना है ये 10 सिचुएशन एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ मैंने रखा है। इस 10 सिचुएशंस को आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए, अब आता है वर्क प्लेस, अब आता है वर्क प्लेस की बात। ठीक है, वर्क प्लेस को हम लोग समझने जा रहे हैं। वर्क प्लेस का मतलब क्या होगा? देखिए वर्क प्लेस का मतलब कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, या कोई इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो इस तरह का जो एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है, या गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है। सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है। सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड आरटीआई में भी मैंने बताया था, उतने पैसे आप दे रहे हैं, चाहे ये सब्सटेंशियली होली हो, पूरे फाइनेंस भी हो सकता है, सब्सटेंशियली फाइनेंस भी हो सकता है, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। मैं इनडायरेक्टली का भी एग्जांपल देता हूं। ऐसा कोई भी प्लेस हो वो सब वर्क प्लेस में काउंट किया जाएगा। देखिए एक गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्कीम बनाती है, स्कीम में पैसा देती है। अब उस स्कीम से पैसे बढ़ के कई एनजीओ डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल रहे होते हैं, तो उन सबका ऑफिस जो हो गया, सबके सब वो वर्क प्लेस में काउंट होंगे। वहां पे भी कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। वर्क प्लेस में स्पेशली हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम को काउंट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम, पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अक्सर महिलाएं ज्यादा काम करती है, इसलिए इसको अलग से लिख भी दिया गया है वर्क प्लेस में। देखिए थर्ड पॉइंट है, कोई भी स्पोर्ट्स में महिलाएं खेलती है, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस हो, ये सब के सब क्या होंगे, चाहे उसमें स्टेडियम ही क्यों ना हो, वो भी वर्क प्लेस है। खेल स्पोर्ट्स में इस तरह की घटनाएं ज्यादा देखी जाती है, पीछे आरोपी कई तरह के आते रहते हैं। कुछ भी इस तरह का हो, गेम का कोई वेन्यू हो, गेम्स वेन्यू, ये सब इसमें कवर्ड होंगे।
सबके सब वर्क प्लेस माने जाएंगे। देखिए इसके अलावे भी जब देखिए और भी बड़ा होते जा रहा है ये 4 वर्क प्लेस का मतलब क्या होगा? वर्क प्लेस में एनी प्लेस, अब देखिए एनी प्लेस विजिटेड बाय एम्प्लॉय, एनी प्लेस विजिटेड बाय, कहीं भी अगर वो जा रहे हैं, विजिटेड बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनका नौकरी के क्रम में जो काम कर रहे हैं उस क्रम में कहीं भी किसी प्लेस में जा रहे हैं, वो क्या होगा? उनका वर्क प्लेस माना जाएगा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन से वो जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी वो वर्क प्लेस उनका माना जाएगा। बस से जा रहे हैं, माना जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए उनके एम्प्लॉयर ने कार दिया, कार से वो ऑफिस पर्पस के काम के लिए जा रहे हैं, तो वो कार भी, वो ट्रांसपोर्टेशन जो है क्या माना जाएगा? उनका वर्क प्लेस माना जाएगा। अब लास्ट वाला जो मैं लिख रहा हूं, एनी ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, ये लोग कहते हैं कि सर ये कैसे, घर भी हो गया, ड्वेलिंग प्लेस या हाउस, कह रहे सर घर भी क्या वर्क प्लेस हो गया? देखिए घर आपके लिए वर्क प्लेस नहीं है, लेकिन आपके घर कोई मेड काम करने के लिए आते हैं, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपके घर कोई मेड काम करने के लिए आते हैं, वो आपके मेड के लिए वर्क प्लेस है, आपका ड्वेलिंग प्लेस या जो हाउस है आपका वो वर्क प्लेस है। अगर वहां पे भी किसी तरह का हरासमेंट होता है तो अगर आरोप आते हैं, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देखिए इसके लिए क्या है, कई लोग कहते हैं कि सर हम कंडक्ट रूल में सिर्फ सरकारी ऑफिस को ही क्यों ना रखें, घर को क्यों शामिल करें? याद रखिएगा कंडक्ट रूल के अलावे इनके लिए एक एक्ट भी बना हुआ है, एक्ट है 2013 में बना था, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस। मैं उसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेक्सुअली हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस। इस एक्ट का नाम याद रखिएगा, वर्क प्लेस। ब्रैकेट में आता है प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, एक्ट 2013। इस एक्ट में, ये एक्ट भी एप्लीकेबल है और सिर्फ अब ये गवर्नमेंट तक के लिए नहीं, वर्किंग वुमेन का मतलब आप तो कंडक्ट रूल में आप अपने गवर्नमेंट ऑफिस तक लिमिट होकर बात करते हैं, बट वर्किंग वुमन प्राइवेट का हो, कहीं प्राइवेट में काम कर रहे हैं, उन पर भी एक्ट तो सब पे ऑल इंडिया लागू है। तो अब आप इस एक्ट से भी गवर्न होते हैं, इसीलिए आप ध्यान रखें कि प्राइवेट वाले भी सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग, इससे प्रिवेंशन के लिए, प्रोहिबिशन के लिए और रिड्रेसल के लिए मैकेनिज्म बना के रखते हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं दी गई है। अब व्यवस्थाएं, आखिर ये वर्क प्लेस है तो वर्क प्लेस में कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए? गवर्नमेंट ऑफिस के पर्पस से, तो जो हम वर्क प्लेस में इस तरह का नहीं हो, गवर्नमेंट ऑफिस के पर्पस से जो बात कर रहे हैं वो प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन के लिए क्या लाया गया? प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, ठीक है, जो मैंने बात किया, और रिड्रेसल, रिड्रेसल के लिए गवर्नमेंट ऑफिसेस में बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। क्या बनाई गई? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, इसको शॉर्ट में हम आईसीसी भी बोलते हैं। एक क्रिकेट वाला आईसीसी नहीं है। आपके ऑफिस में भी एक बोर्ड लगा होगा, जहां पे देखेंगे, जहां पे लेस देन 10 वर्कर काम करेंगे, चाहे प्राइवेट हो कोई भी हो, लेस देन 10 वर्कर, कितने? लेस देन 10 वर्कर अगर काम कर रहे हैं, वहां के लिए एक बनाया जाता है लोकल कंप्लेंट कमेटी, एलसीसी, लोकल कंप्लेंट कमेटी। ठीक है, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं एलसीसी, लोकल कंप्लेंट कमेटी।
देखिए ये प्राइवेट, जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट वाले हैं, उनके लिए 10 वर्कर्स, जहां लेस देन 10 वर्कर्स हैं, जहां मोर देन 10 वर्कर्स हैं, वहां तो आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी। जहां लेस देन 10 वर्कर्स हैं, ये 10 और मतलब लेस देन 10, 10 या 10 से ज्यादा है तो आईसीसी, जहां लेस देन 10 वर्कर हैं लोकल कंप्लेंट कमेटी। ये नॉर्मली प्राइवेट के लिए डिस्ट्रिक्ट में जैसे चिमनी भट्टे ये वो काम कर रहे होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसके बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपके ऑफिस में सब में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आईसीसी दिखता होगा। आईसीसी क्या करती है, ये कंप्लेंट मैकेनिज्म है। आईसीसी जो हेडेड होते हैं, कोई महिलाओं को दिक्कत ना हो तो इसका हेड क्या होंगे, हेडेड बाय वुमन होंगे। एक महिला दूसरी महिला से अपनी बातें कह पाएगी, अगर पुरुष होंगे तो वो नहीं जाएंगे, तो हेडेड बाय वुमन होंगे। प्लस इसमें क्या है, नॉट लेस देन हाफ ऑफ मेंबर, जो होंगे महिला होंगे, नॉट लेस देन कह सकते हैं हाफ ऑफ इट्स मेंबर, वो क्या होंगे, नॉट लेस देन हाफ ऑफ इट्स मेंबर का मतलब क्या है, तो हाफ एटलीस्ट होना चाहिए, शुड बी वुमन, शुड बी वुमन, महिलाएं होनी चाहिए, ताकि वहां पे कोई महिलाएं अपनी बात रख सकें। कई बार क्या होता है, ऑफिस में बनता है, हायर ऑफिसर ने कोई सेक्सुअल हरासमेंट की घटना की है, अब उनको इतना आसान नहीं होता है कि आप डरा लीजिए, धमका लीजिए। हायर ऑफिसर अपना प्रभुत्व से, अपने पावर से खुद को बचने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए इस कमेटी में, ताकि उनका प्रभुत्व ना हो, एक थर्ड पार्टी भी रखा गया है। ये थर्ड पार्टी क्या होता है, कोई एक्सपर्ट जो इस फील्ड का हो, एक्सपर्ट जो इस फील्ड में हो, कोई एक्सपर्ट एनजीओ वगैरह से एक सदस्य रखे जाते हैं जो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। ताकि क्या हो, इसके रखने का मतलब क्या है कि ये हायर ऑफिसर का इन्फ्लुएंस इसमें मिनिमाइज रहेगा। आजकल आपके डिपार्टमेंट में देखेंगे एक सुविधाएं आ गई है, ऑनलाइन कंप्लेंट बॉक्स आ गई है। आप लोग आज ही खोल के सर्च करिएगा, आपको वेबसाइट में दिखेगा ऑनलाइन कंप्लेंट बॉक्स। ये बॉक्स कौन सा है, इसको बोलते हैं सी बॉक्स, सी बॉक्स। इस सी बॉक्स का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, एच, मतलब मैंने तो छोटा वाला एच लिख दिया, बड़ा वाला एच लिखते हैं, SHE, सी बॉक्स। एस का मतलब है सेक्सुअल, एस से मतलब है हरासमेंट, ई से है इलेक्ट्रॉनिक, अब ये कंप्लेंट बॉक्स है अपना, कंप्लेंट करिए, कंप्लेंट बॉक्स, ठीक है। इस तरह के ये बॉक्स हैं, सी बॉक्स। यहाँ पे आप ऑनलाइन नेट में खोलेंगे, क्लास के बाद खोल के देखिएगा, कंप्लेन करने की सारी सुविधाएं दी हुई है। जब आप कंप्लेन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होके आपकी जो ऑफिस के इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बने होते हैं, इस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास ऑटोमेटिक चला जाएगा, फिर वो इस पे एक्शन ले, ठीक है। जरा हम एक और बात आपको बताना चाहते हैं, किसी ऑफिस में मान लीजिए महिलाएं संख्या में कम हो तो आईसीसी हेडेड बाय वुमन होगा। अब मान लीजिए महिला ही सिर्फ एक ऐसी हैं कि एसओ लेवल में है, बकाया ऊपर कोई लेवल में महिलाएं हैं नहीं, और उसी का मिसकंडक्ट किया है, मान लीजिए हायर लेवल ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर लेवल ऑफिसर, या अंडर सेक्रेटरी, या डिप्टी डायरेक्टर, या ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल ऑफिसर ने मिसकंडक्ट किया, कैसे ये जांच पड़ताल करेगी। एक केस चैलेंज हुआ, एक हायर ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल ऑफिसर थे और उस ऑफिस में एसएससी, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट लेवल महिला जो थी, आईसीसी की चेयरपर्सन थी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की। कोर्ट ने कहा हो सकती है, बस कॉम्पिटेंट होना चाहिए, महिला है तो वही जांच करेगी, और जांच की थी। मतलब जो कंप्लेन, जिनके अगेंस्ट कंप्लेन है, जो चार्ज ऑफिसर हैं, वो सीनियर हो सकते हैं और उनसे जूनियर रैंक की कोई महिला आईसीसी को हेड कर सकती है, इसमें कोई मनाही नहीं है। अब जरा मैं एक छोटा सा बेसिक चीजें आपको बताना चाहता हूं, इसमें थोड़ा सा बढ़ेंगे, सीसीए रूल में भी हम इस पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक बार अच्छे से समझना चाहते हैं। आपने आईसीसी का स्ट्रक्चर समझ लिया,
आईसीसी के स्ट्रक्चर समझने के बाद अब जरा आप आइए जरा देखते हैं कि अगर किसी महिला के साथ कुछ होता है तो आईसीसी को क्या क्या पावर है। जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है इसको बहुत सारे पावर हैं। जैसे देखिए इनके पास ये पावर है क्या क्या, दो पावर मैं बताता हूं। ये चाहे तो ट्रांसफर करवा सकते हैं एग्राइव्ड वुमन का या चार्ज ऑफिसर का। इनको जो सही लगेगा ये कह सकते हैं कि भाई ट्रांसफर करो आइदर एग्राइव्ड वुमन जिन्होंने आरोप लगाया है, एग्राइव्ड वुमन, और जिन पर आरोप लगा है, चार्ज जिन पर लगा है उन्हें चार्ज ऑफिसर कहेंगे। क्लियर। दूसरा इनके पास पावर है, ये एग्राइव्ड वुमन को जिनके लिए उनके कई बार उनका मेंटल कंडीशन दिक्कत हो जाता है तो एग्राइव्ड वुमन को क्या करते हैं, लीव ग्रांट कर सकते हैं। लीव कितने दिनों का, लीव अप टू 90 डेज, इसे 3 मंथ्स भी आप बोलते हैं, 3 मंथ्स। ठीक है। ये लीव जो ग्रांट करेंगे 90 दिनों का, ये लीव रूल में मैंने आपको नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? ये उस तरह का लीव नहीं था, ये तो स्पेशल कंडीशन वाले लीव हैं जो आईसीसी के पावर में है। आईसीसी जांच पड़ताल करके लगेगा उनको हाँ देना चाहिए देंगे, नहीं देना चाहिए तो नहीं देंगे। ठीक है। और ये क्या होगा, ये लीव जो होगा, लीव शैल नॉट डिडक्टेड, ये डिडक्ट नहीं किया जाएगा। लीव शैल नॉट डिडक्टेड अगेंस्ट लीव अकाउंट। जो आपका लीव अकाउंट है उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा। देखिए ये समथिंग डिफरेंट फ्रॉम चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, वो पार्टिकुलर लेकिन स्पेसिफिक मिलता था एप्लीकेशन देखिए। ये इस तरह का नहीं है, ये आईसीसी के डिस्क्रिप्शन पे है। ये लीव इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के डिस्क्रिप्शन पे है। ये लीव तो अप टू 90 डेज तक का दे सकते हैं, इसलिए इस लीव को हमने वहां नहीं पढ़ा, लीव रूल में अलग से पढ़ा है। आइए अब देखिए आईसीसी के सामने कितने दिनों में आप कंप्लेन कर सकते हैं। जो टाइम पीरियड है कंप्लेन करने का, वो कंप्लेन आप करिए जब इंसिडेंट होता है तो कंप्लेन विद इन 3 मंथ्स करिए। ठीक है, विद इन 3 मंथ्स आप कंप्लेन करिए इंसिडेंट्स होने में। लेकिन अगर मान लीजिए सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है, अगर मान लीजिए कहीं पे एक घटना नहीं, उनके साथ 5 घटनाएं हुई हैं, सीरीज ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, तो जो लास्ट इंसिडेंट है उससे, लास्ट इंसिडेंट से आप क्या करिए, आपका 3 मंथ्स काउंट किया जाएगा। कहां से? लास्ट इंसिडेंट से, जहां से लास्ट घटनाएं हुई है वहां से। लेकिन कई बार क्या होता है, महिलाएं डरी होती है, नहीं कंप्लेन कर पाती है, तो ऐसे सिचुएशन में कई बार आपको ये देखना पड़ता है कि 3 महीने के बाद आफ्टर 3 मंथ भी आ रहा है, आईसीसी उनको कंप्लेन ले सकती है। अब लास्ट वन थिंग आज की क्लास का जो मैं बताने जा रहा हूं कि इनको आईसीसी को कितने दिनों में इंक्वायरी कंप्लीट करनी रहती है। आईसीसी को भी कहा गया है कि आईसीसी जो है अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, इंक्वायरी कंप्लीट करने का काम 1 मंथ में कर लें जब से कंप्लेन मिला। ऐसा नहीं कि लेके झुलाते रहें उसको, रोज इंक्वायरी करते रहें। महिलाओं के लिए भी कई तरह का प्रॉब्लम क्रिएटेड रहता है, तो 1 मंथ के भीतर कर लेते हैं। लेकिन आईसीसी का 2 लेवल काम होता है। अभी आपको इंक्वायरी का प्रोसीजर नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी आप छोटा सा यहाँ पे समझ लीजिए। आईसीसी 2 स्टेज में काम करती है। एक स्टेज 1, स्टेज 1 है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ठीक है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जांच पड़ताल करेगी। ई वाला मैंने इंक्वायरी लिखा है। जांच पड़ताल शुरू में जब आएगा तो जांच पड़ताल करेगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी, पूछताछ करेगी क्या यह कोई ग्रीवांस आया है। तो अगर फिर ये अपना रिपोर्ट दे देती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, किसको देती है?
डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जो डिपार्टमेंट में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं, हम सीसीए रूल में बात करेंगे उस पे, ठीक है। जब इनको लगेगा कि यस और भी इंक्वायरी होनी, और भी इन पे जांच पड़ताल होनी चाहिए, तब ये स्टेज टू में इनको दे देंगे कि भाई आप क्या करिए, एक्ट एज इंक्वायरी अथॉरिटी। अब आप इंक्वायरी अथॉरिटी के रूप में एक्टिंग करिए। जहां चार्ज जो लगा है, ठीक है, वो प्रूव हो रहा है या नहीं प्रूव हो रहा है, आईओ बनिए। हम आपको अभी सिर्फ ध्यान रखना है, सीसीए रूल में प्रोसीजर बताएंगे इंक्वायरी का, कैसे इंक्वायरी होता है, तब आपको ये क्लैरिटी आएगी। कोई भी जब एप्लीकेशन आते हैं, कोई भी ग्रीवांसेस आते हैं, तो फर्स्ट देखते हैं मेरिट ऑफ ग्रीवांसेस, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जांच पड़ताल करते हैं क्या सच में ये है कि ऐसे झूठा आरोप लगा दिया। और जब आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ है, डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, तब स्टेज 2 में एक इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। तो ठीक ये आईसीसी ही इंक्वायरी अथॉरिटी के रूप में काम करेगी और ये अपना रिपोर्ट देती है। कभी भी आईसीसी कोई जजमेंट नहीं करती है, सिर्फ ये बताती है कि भाई मतलब हम इंक्वायरी कर रहे हैं। देखिए मैंने कहा इनको 1 मंथ में आईसीसी को कंप्लीट करने रहते हैं अपना, लेकिन 1 मंथ ना, मैक्सिमम ये 3 मंथ ले सकते हैं। मैक्सिमम कितना दिन, 90 डेज में आईसीसी को क्या करना रहता है, कंप्लीट। नॉर्मली 1 मंथ कहा गया है, कंप्लीट इट्स इन्वेस्टिगेशन, पूरा करके जो भी असाइन किया गया है ये जांच पड़ताल करके 90 दिनों से ज्यादा नहीं लेगी। 1 मंथ ऐसे नॉर्मल टाइमलाइन दिया गया है, लेकिन 90 दिनों से ज्यादा इसे नहीं लेना है। अगर मानिए फ्यूचर में क्या होता है, आईसीसी पाती है कि जो था आरोप, जो था चार्ज जो लगाए गए थे वो बेसलेस था, कुछ था ही नहीं, झूठा फंसाने के लिए, किसी का प्रमोशन रोकने के लिए, तब तो कोई बात ही नहीं, बरी कर देती है। अदरवाइज जहां प्रूवन केस होता है, चार्ज प्रूव हुआ है, आरोप सही साबित हुए हैं, प्रूवन केस का मतलब जो आरोप लगे थे वो सही साबित हुए हैं, ऐसे केसेस में आईसीसी का एक और काम है। वो क्या करती है, ये जो आईसीसी है ये रखती है क्लोज वॉच। जैसे किसी महिला ने को आरोप लगाया, वो सच साबित हुआ, पुरुष को पनिशमेंट मिल गया, अब पुरुष हो सकता है वेंडिटा रख सकती है, क्लोज वॉच रखती है। और नेक्स्ट 5 ईयर, कितने साल के लिए, नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए क्लोज वॉच बनाए रखती है। किस पे, ताकि जो मतलब सी मतलब जो ड्राइव्ड वुमन है उनको क्या हो, सी इज नॉट subjected to वेंडिटा, बदले की भावना से पुरुष गवर्नमेंट सर्वेंट उनके पास ऐसा कुछ ना कर बैठे। तो 5 इयर्स तक यह आईसीसी उस एग्राइव्ड वुमन के ऊपर एज वेल एज चार्ज ऑफिसर के ऊपर 5 साल तक के लिए बनाए रखती है क्लोज वॉच। याद रखिएगा आईसीसी का ये भी काम है। कभी भी क्वेश्चन आए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कितने दिनों में इंक्वायरी कंप्लीट करेगी, नॉर्मली 1 मंथ, मैक्सिमम 90 डेज में। कितने स्टेज में करती है, 2 स्टेजेस में करती है। चार्ज अगर प्रूवन केस हो तो कितने दिन क्लोज वॉच बनाए रखती है, नेक्स्ट 5 ईयर। आईसीसी में हेड कौन करते हैं, महिला होते हैं। कितना परसेंट महिलाएं, मिनिमम 50%, नॉट लेस देन 50% जो है महिला होने चाहिए। थर्ड पार्टी ये होते हैं, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आज के क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। अब आप लोगों का हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, ठीक है, और आज का क्लास यहीं तक रहेगा।